ऑनलाइन वाले बच्चे सबको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके जी, बहुत बढ़िया यस बेटा। तो बेटा लास्ट क्लास में अगर मैं आपसे बात करूं, बेटा लास्ट क्लास में ना हमने, आपको याद होगा, हमने अपना टॉपिक खत्म कर लिया 3 चैप्टर, है ना संचित भाई? बेटा सबसे पहले मैंने आपको आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एक टॉपिक है वो डन करवा दिया। फिर हमने अभी लास्ट क्लास में ही गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ भी कर लिया, एलपीजी वेलपीजी सब निपटा दिया। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस भी डन कर लिया, आपको याद होगा आरबीआई, सेबी, नबार्ड, ईडा, सीसीआई, 5 इंस्टीट्यूशन हमने अच्छे से पढ़े थे। और इसके बाद बेटा आज अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है, दैट इज व्हाट, दैट इज बीसीके का इंट्रोडक्शन। मतलब इस चैप्टर का नाम ही है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, नाम ही चैप्टर का यही है, ठीक है ना, बीसीके। तो इसका इंट्रोडक्शन चलेगा जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो बीसी के चैप्टर है बेटा, इसको हम डन करेंगे। बाकी थर्ड और सिक्स्थ मैंने बताया था ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए। थर्ड वाले में तो स्टूडेंट जर्नल की लिस्ट आएगी, उसमें से देख लेना भाई कौन कौन सी कंपनी है, किसका सीईओ कौन है, किसका क्या है क्या नहीं। सेकेंडली आपका जो बचता है वो है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ये आपको बिल्कुल 100-150 डेफिनेशन दी है। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये वो आप अच्छे से आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। और जहां जहां कोई भी अगर कोई टर्म में डाउट है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज बेटा आप आज जो है आप बुक निकालिए और बुक में आप आ जाइए मेरे साथ, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1। हाँ जी सदब, 6 चैप्टर को बिल्कुल बुक से सिर्फ थॉरो रीडिंग देना है, ज्यादा पंगे मत पढ़ना, सिर्फ एक बार रीड देना है, कोई डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है आपने, बस रीड देना है, आराम से काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब सर अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, चैप्टर नंबर आता है बेटा 1, और ये जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, इसका नाम है इसी के का इंट्रोडक्शन। तो आप आ जाओ फटाफट से हाइलाइटर निकाल लीजिए, और मेथड बेटा वही है जो आपको चल रहा था, आराम से हाईलाइट करेंगे और स्टिकी नोट को आप नोट्स बनाओगे घर पे जाके, सेटल हो जाओ यार बिना लेके। बेटा हेडिंग डालो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। अब ध्यान से, आप सबसे पहले जो ये इनिशियल पेज आपका खुला हुआ है उसके लेफ्ट में ना खाली पेज होगा, इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 जहां लिखा हुआ है ना फर्स्ट पेज बिल्कुल इनिशियली, उसके लेफ्ट में खाली पेज होगा। पहले मैं आपको यहां दे दूं कि ब्रीफिंग में हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझना थोड़ा। सर आप लेफ्ट वाले खाली पेज में आइए मेरे साथ और हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 1। साथ साथ करना भाई, जल्दी करना, इस चैप्टर में लिटरली बता रहा हूं कुछ भी नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा आपको समझ आएगा। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले पेज के लेफ्ट में खाली स्पेस होगा, पूरा पेज खाली पड़ा है, उसमें लिखना ही है। और इस पूरे चैप्टर नंबर 1 में जिसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे, इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि टेक्निकली ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे नया पढ़ाना है, सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सर कहां पढ़ा हुआ है बेटा, आपके फेवरेट सब्जेक्ट लॉ में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो चैप्टर है संचित भाई, इसमें अपने को ना 3 कंटेंट पढ़ने, 3 मतलब सब्जेक्ट मैटर, 3 टॉपिक है हमारे। तो आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बेटा सबसे पहला है डोमेन ऑफ बीसीके। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डोमेन ऑफ बीसीके, क्या है क्या नहीं अभी देखेंगे। इसके बाद हमें जो सेकंड टॉपिक पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या पढ़ना है बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो बेटा 2 टाइप की होती है, अभी मतलब हम डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी तो बस मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं। गीत ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है बेटा, 2। एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और एक होती है, ये ए हो गया, और ह्यूमन एक्टिविटी में बी होता है बेटा
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको कर लेंगे आप इंपॉर्टेंट मार्क। और बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपन 4 पार्ट्स में, सॉरी 3 पॉइंट में डिवीजन करेंगे, मतलब डिवाइड मत करना, ऐसे लिख लेना। इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा बिजनेस। बेटा जो बिजनेस में एंगेज नहीं है वो सेकंड टाइप की एक्टिविटी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। जैसे टीचिंग इज अ प्रोफेशन, सीए इज अ प्रोफेशन। और इसके बाद आप थर्ड जो एक्टिविटी कर सकते हो, जो मोस्टली लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ह्यूमन एक्टिविटी में हमें तीनों के बीच में डिफरेंस देखना है, जो आपको ऑलरेडी काफी हद तक पता होगा, है ना सिमरन जी। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, प्रोफेशन के लिए आपको एक क्वालिफाइड एजुकेशन चाहिए, ठीक है। बिजनेस में आपका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में होता है प्रोफेशनल फीस, एम्प्लॉयमेंट में वेजेज एंड सैलरीज। रिस्क की बात करें तो बेटा एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क, बिजनेस में देयर इज हाई रिस्क, और प्रोफेशन में देयर इज मॉडरेट या नॉर्मल लेवल ऑफ रिस्क, है ना। जैसे आप नॉर्मल लेवल ऑफ रिस्क ले रहे हो, सीए कर रहे हो, होगा नहीं होगा, कब होगा, 5 साल 10 साल 20 साल कब होगा, कोई आइडिया नहीं है। तो नहीं, अबे यार एक तो तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूं भाई, रियलिटी चेक। बेटा 20 साल बाद भी तो, मेरे एक नोन में एक टीचर है, मेरे एक नोन बहुत बहुत अच्छा टैक्स पढ़ाते हैं, मतलब बढ़िया एकदम एक नंबर टीचर। तो वो जो है, उन्होंने जब मैं उनसे पढ़ा था, तो वो उन्होंने सीए होल्ड, मतलब उन्होंने फाउंडेशन करा, इंटर करा, फाइनल के 1-2 पेपर दिए, वो प्रोफेशनली यही काम करते थे बहुत सही तरीके से। तो बस वो क्वालिफिकेशन के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से 2-4 अटेम्प्ट दिए, फाइनल के 4-5 अटेम्प्ट दिए होंगे, फिर नहीं हो रहा था उनका, क्योंकि उसमें डेडिकेटली पढ़ना पड़ता है। तो उन्होंने बेटा छोड़ दिया, फिर उन्होंने पढ़ाया पढ़ाया, फिर कहीं 5-6 साल बाद उन्होंने पढ़ाया, फिर उन्हें फील हुआ फिर से कि यार एक ट्राई और देना चाहिए। तो 5-6 साल ब्रेक लेने के बाद वो वापस फाइनल करे, फिर उन्हें, फिर भी उन्हें 2-3 अटेम्प्ट लगे, फिर निकल गया था फाइनल। कॉन्टिन्यूसली तो बहुत ही लग जाता है बेटा, देखो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, बट एटीट्यूड वही है, नेवर गिविंग एटीट्यूड है भाई, है ना। क्यों सिमरन, टोपी हटाओ, चोर लग रहे हो तुम। अब बेटा थर्ड और लास्ट टॉपिक जो हमें डील करना है इस चैप्टर में, थर्ड हेडिंग जो पढ़नी है, छोटा सा चैप्टर मैंने बताया आपको पढ़नी है, वो है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये टॉपिक मतलब मैं फॉर्मेलिटी के लिए तो आपकी संतुष्टि के लिए पढ़ा दूंगा, लेकिन यार आपको आता है ऑलरेडी। क्या आपको पता है इंडिया में बिजनेस ऑपरेट करने के कितने फॉर्म्स है? कोई सिंगल है, मल्टीपल है? सर आपने पढ़ा होगा सोल प्रोपराइटर, तो लिस्ट बनाते फटाफट। पहला, अगर आपको बिजनेस करना है, पहला फॉर्म क्या है? सोल प्रोपराइटरशिप कर सकते हो आप। क्या आप HUF कर सकते हो बेटा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, BSc में पढ़ा था आपने, सब पूरा भर भर के पैराग्राफ थे। लॉ में भी हो सकता है, ये तो आपने पक्का लॉ में पढ़ा ही होगा, दैट इज कॉल्ड बेटा पार्टनरशिप। पूरा एक्ट आपने पढ़ लिया बेटा, अब इसमें मतलब क्या पढ़ा है हम? इसमें तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वही सब जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तभी मैंने बोला था सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है। इसके बाद बेटा आता है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्या बताऊं मैं, इसमें एक्ट है पूरा। और फिफ्थ बेटा कंपनी, क्या बताओ इसमें पूरा एक्ट आप पढ़कर आए हो। तो अब टेक्निकली देखो, मेन थोड़ा बहुत जो मुझे बताना है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF, बाकी तीनों तो आपने लॉ में एक्ट ही पढ़े पूरे। तो आपने तो एक पैराग्राफ कुछ होगा ही नहीं, इंट्रोडक्शन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तभी मैंने बोला था छोटा सा चैप्टर, ज्यादा एफर्ट है नहीं इसमें। ये आपके सामने बेटा चैप्टर है, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन तो आप यहां से लेके चलो, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं इन बिजनेस प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, और एक क्वेश्चन कभी कभार डोमेन्स में आ जाता है। ये लर्न करना पड़ता है, एक टेबल होता है, उसको लर्न कर लेना, हो जाएगा। अब देखो क्या है ये, स्टार्ट करें अपन। छोटू से चैप्टर है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, स्टार्ट करें क्या? अब सबसे पहले आप सीधा जंप मार के, मेरे साथ सीधा जंप मार के बेटा आ जाइए डायरेक्टली चैप्टर के सेकंड फेज में, चैप्टर का सेकंड फेज में, दैट इज 1.17 पे आ जाओ। डोमेन स्किप कर दिया, ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक स्किप कर दिया, सीधा अपन सिमरन जी कहां पर आ गए?
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे सीधा आप सबसे पहले आ जाइए। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बेटा टेक्निक वही रखनी है, हाइलाइटर से हाईलाइट करना है और जो पॉइंट हाईलाइटेड है और अंडरलाइंड है उनको स्टिकी नोट में लिखना है एज इट इज, ठीक है ना, बिल्कुल एज इट इज। अब 1.17 पेज आपके सामने, आराम से बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, रिजिड कुछ भी ऐसा नहीं है, टेक्निकलिटी देखते भाई फटाफट आ जाओ भाई। हेडिंग डालेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा आपको पता है निकिता जी, आपको पता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके 5 फॉर्म्स हमें पढ़ने करण भाई, सोल प्रोपराइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, और पांचों की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है, इससे ज्यादा नॉलेज होगी। आपने तो लॉज रूल रेगुलेशन सब पढ़ लिए, इसमें तो बस बताएंगे क्या होती है, थोड़ी बहुत बातें बता देंगे। लेकिन उससे पहले ना, उससे पहले ये ना आपसे कुछ बात करने वाले कुछ अलग हट के, पता है क्या पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं आपसे अलग से पॉइंट की, और ये बोल रहे हैं यहां से पढ़ना, बिफोर वी टेक अप अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट बिजनेस ओनरशिप। तो बेटा यहां पे आपको सबसे पहले बिजनेस ओनरशिप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। अब यार हमें पता है ओनरशिप कितने 5 टाइप की होती है ना, एक तो होती है सोलो प्रोप्राइटर जहां पे अकेले बंदे के पास पूरी ओनरशिप है, एक होता है एचयूएफ जिसमें फैमिली पे ओनरशिप डिवाइड होती है और आपको ओनरशिप अपने आप मिल जाती है जब आप उस फैमिली में बर्थ लेते हो, है ना। सेकंड होती है थर्ड होती है पार्टनरशिप जहां पे ओनरशिप मिलती है बाय एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। फोर्थ होता है एलएलपी, वो भी एक एग्रीमेंट से बनता है वो, लेकिन एग्रीमेंट डीड नहीं होता, उसे कुछ और बोलते हैं, वहां पे एलएलपी एग्रीमेंट होता है वो अलग से, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होता है, एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट। और कंपनी तो आपको पता है बेटा, कंपनी आप कभी भी खुद से नहीं बना सकते, उसका तो इनकॉर्पोरेशन होता है कंपलसरी, पढ़ा होगा इनकॉर्पोरेशन, तुम्हारे उसमें डेप्थ में इतना नहीं है, बट आपको पता होगा एमओए एओए बनाना होता है, फिर आईएनसी 32 33 भरना पड़ता है, आईएनसी पढ़ा रहे होंगे सर, कुछ बताया इंटर में, वो इंटर में वो मेन, फाउंडेशन में थोड़ा ब्रीफ में, लेकिन वो आता नहीं है, तो सर ने इतना ज्यादा डेप्थ में गए नहीं होंगे क्योंकि उसका काम नहीं है कुछ फाउंडेशन में, ठीक है, वो इंटर में आता है 6 नंबर के क्वेश्चन। कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते कैसे, फॉर्म्स होता है आईएनजी 32 33 27, एमओए एओए सबको भरते हैं और फिर देते हैं आरओसी को, पूरा प्रोसेस आपको इंटर में पढ़ाएंगे सर, ठीक है। तो सब ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले बिजनेस ओनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख ले। अब अरे चाचा कुछ नहीं पढ़ना, भर भर के दिया हुआ है, अपने को सिर्फ पॉइंट याद करना है, क्योंकि चिराग भाई आपको क्वेश्चन पता है कैसा आएगा, इसमें से क्वेश्चन एक बार आया अभी तक एग्जाम में आया है, इनमें से कौन सा बिजनेस ओनरशिप का फीचर या पॉइंट नहीं है, तो आपको बस पॉइंट पढ़ना है, जो हेडिंग है ना वो अच्छे से लर्न रखनी, कौन सा ओनरशिप का पॉइंट है कौन सा नहीं है, और 3 पॉइंट है ना। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। आपको पता होगा बेटा जिसके पास आती है ओनरशिप उसके पास आते हैं राइट्स। जैसे कंपनी के केस में अगर मैंने शेयर्स परचेज कर लिए तो मेरे पास ओनरशिप आ गई, अबे मेरे पास क्या राइट टू वोट नहीं आएगा, क्या राइट टू डिविडेंड नहीं आएगा। तो ये पहला पॉइंट बोल रहा है कि ओनरशिप जो होती है ना वो आपको राइट्स लेके आती है, आपके पास बंडल ऑफ राइट्स, जिसके पास ओनरशिप उसके पास राइट, जैसे सोल प्रोप्राइटर है उसके पास ओनरशिप है, तो बेटा बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज करने का राइट भी उसके पास। सेम पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू यूज बिजनेस की प्रॉपर्टी, है ना, ड्यूटी एंड पावर्स में पढ़ाया होगा सर ने। तो जब भी ओनरशिप आएगी पहला फीचर वो उसके साथ क्या था, बंडल ऑफ राइट्स, ये पहला फीचर है। मुझे स्टिकी नोट चाहिए इसका, कैसे, सीधा स्टिकी नोट लगाना, हेडिंग डालना, फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट बिजनेस ओनरशिप, पहला पॉइंट क्या आएगा, इट इज अ बंडल ऑफ राइट। सेकंड पॉइंट बेटा, बिजनेस में बी ओन्ड सिंगली, और क्या जॉइंट ओनर्स नहीं हो सकते, क्या पार्टनरशिप फर्म में मोर देन 2 पार्टनर नहीं हो सकते, क्या कंपनी में मोर देन 2 मेंबर नहीं हो सकते। तो कह रहा है ओनरशिप के लिए सेकंड पॉइंट याद रखना, वो सिंगल भी हो सकती है, सिंगल किस केस में होती है, सोल प्रोप्राइटर में सिंगल होती है, और जॉइंटली भी हो सकती है, ओपीसी में भी सिंगल होती है, और जॉइंटली मतलब पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी अदर देन ओपीसी, एचयूएफ उसमें तो जॉइंटली है। तो पहला ओनरशिप का पॉइंट, ओनरशिप से क्या आता है, बंडल ऑफ राइट्स। सेकंड क्या आता है बेटा, सिंगल और जॉइंटली दोनों हो सकती है। और इसी में ही थर्ड पॉइंट आता है, बिजनेस में बी ऑर्गेनाइज एज प्रोप्राइटरी और अ कॉर्पोरेट कंसर्न।
आप उसे प्रोप्राइटरी बेसिस पे भी चला सकते हो, पर्सनल बेसिस पे, और आप बॉडी कॉर्पोरेट भी फॉर्म कर सकते हो, जैसे कंपनी, एलएलपी, ये सब। तो ये थर्ड पॉइंट है। अगर आपको पढ़ना है आप दिल से पढ़ लेना, बिल्कुल पढ़ लेना, एक भी वर्ड में कोई डाउट हो पूछ लेना, बट मेरे को, मैं बार बार बोलूंगा, पढ़ने की कोई कमी नहीं है, बहुत कंटेंट है बेटा। तो मेरा काम है आपके कंटेंट को मिनिमाइज करना, ना कि फालतू बढ़ाना। अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना बिल्कुल पढ़िएगा, एग्जाम ओरिएंटेड। अभी एक काम करो, स्टिकी नोट निकालो हाथ में, फटाक से स्टिकी नोट निकालेंगे बेटा जल्दी से एक, और यहां चेपी मार दो फटाफट साइड में जहां जगह दिख रही है, और हेडिंग डालिएगा बेटा, निकाल लो बैग से, कोई दिक्कत नहीं है, मना थोड़ी कर रहा है बैग से निकाल बेटा। दे दो इस गरीब को, दे दो एक स्टिकी नोट बेटा, इसको बहुत दिक्कत हो रही है बेटा, दे दो ना ना ना, दे दो बेटा, गरीब आदमी, दे दो बेटा, अरे लगा लो बेटा, अरे बेटा, अरे प्लीज, तुम्हें अपने बैग से नहीं निकालना, जब दे रहे, अरे इसको लिखना नहीं, तुम लगाओ इसके, चिपका दो, हाँ बस लिख लिख, अभी लिख, आलस। फिर मैं अदर मेथड यूज कर लूंगा, फिर बता रहा हूँ, मामा कसम चढ़ा दूंगा। तो बेटा पेन दो इसको, पेन भी दो, ज्यादा लाड़ में बताओ बेटा, जब मैं लिख रहा हूँ। अच्छा हेडिंग डालो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ बेटा, अबाउट बिजनेस ओनरशिप, हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बिजनेस ओनरशिप। अगर आप आलस करोगे बेटा, आलस की जिंदगी में कोई जगह नहीं है, बस सीधी बात, नहीं मैंने पॉइंट बोल दिया बेटा, आलस तो करना ही नहीं। अगर मैं आलस करने पे आ जाऊं तो बेटा बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है ना, मैं तो छोड़ दूं। पहला पॉइंट लिखो बेटा, बिजनेस ओनरशिप के बारे में पहला पॉइंट, बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। बेटा बीडी का बंडल नहीं है ये सिमरन, ये क्या है, बंडल ऑफ राइट्स। बेटा मैंने कंपेयर कहाँ करा यार, मैंने कंपेयर तो करा ही नहीं, मैंने बोला सिमरन, मैंने बोला बेटा ये बीडी का बंडल नहीं है, ये बंडल ऑफ राइट्स है। सिगरेट का बंडल नहीं, वो डिब्बी होती है बेटा, बंडल तो बंडल जिसका होगा उसका बताऊंगा। अब तुम पता नहीं कौन सी सिगरेट पी रहे हो जिसका बंडल होता है, सस्ती वाली। अच्छा सेकंड लिखो बेटा, सेकंड, बिजनेस ओनरशिप कैन बी सिंगली, इन्होंने सिंगली लिखा है, ये सिंगली कोई वर्ड होता भी है, और जॉइंटली। खैर जो सिंगल होंगे उन्हें पता होगा होता है नहीं होता। हाँ अब तो तुम सब बोलोगे, मेरे को पता है। और थर्ड लिखो बेटा, बिजनेस ओनरशिप, बेटा मुझे तो जॉइंटली पता है, मोर देन टू, टू भी नहीं, मोर देन टू। और थर्ड लिखो, मे बी ऑर्गेनाइज एज प्रोप्राइटरी और कॉर्पोरेट, बिजनेस ओनरशिप मे बी ऑर्गेनाइज्ड, may be organized as proprietary और कॉर्पोरेट। क्या ये बात समझ आती है बेटा? तो मत गुस्सा खड़ा, चलिए डन जी। संचित भाई क्लियर है, स्टिकी नोट लगाया ना, दुर्वान स्टिकी नोट, अंजुले स्टिकी नोट, बेटा करण भाई स्टिकी नोट लगाया ना, मां कसम, बढ़िया बेटा। तो बेटा ये हो गया आपका बिजनेस ओनरशिप के बारे में कुछ बातें। अब इस पे चर्चा तो होगी, चर्चा तो होगी, ठीक है ना, डेप्थ में, बट पहले उन्होंने कुछ पॉइंट बता दिए। अंजलि जी 3 पॉइंट, पहला ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट, सिंगली और जॉइंटली दोनों हो सकती है, लेकिन मेरे को बेटा जॉइंटली वाली पसंद है, सिंगली तो मैं देखता नहीं। थर्ड, प्रोप्राइटरी भी हो सकती है और कॉर्पोरेट भी हो सकती है, मतलब आप जो है सोल प्रोप्राइटरशिप भी चल सकते हो, और आप कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट भी फॉर्म कर सकते हो, पता है ना, प्रोप्राइटरी और बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट समझते हो ना, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील होती है, सारे पॉइंट। अब हुई है बेटा, पहले कंपलसरी थी, अब वो ना 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर देंगे तो हम कॉमन सील को, वो अभी आया है, वो अमेंडमेंट से आया है, जब आया था तब उस पर क्वेश्चन भी आया था, अब तो पुराना हो गया वो, हमारे टाइम में तो कंपलसरी होती थी।
रिटर्न में 3 घंटे की नहीं, पहले सीपीटी था, बस वो पूरा एमसीक्यू होता था, एक ही दिन होता था पेपर, 200 नंबर का, 50 50 50 50 2 घंटे में लगा होगा बेटा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट, यार रख दो ना, बीच मत करो। आगे बढ़ू मैं, अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे प्लीज, सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब हाईलाइट कर लेना। अब मैं ना सिर्फ पॉइंट हाईलाइट करूंगा और ये आपका होमवर्क है घर पे, आपने हेडिंग डालनी है सोल प्रोप्राइटर। अब इतनी पूरी बकवास तो लिखोगी नहीं, सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो, सारे हाईलाइटेड पॉइंट, अभी नहीं, घर पे है काम, ठीक है ना। और कल चेक करूंगा क्लास में आने से पहले, पहले ही बता रहा हूँ, रिवीजन क्लास में बाहर भेज दूंगा जिसका मुझे कंप्लीट नहीं मिला ये काम। हाँ जी, कोशिश ये रहेगी, कल या तो रिवीजन क्लास होगी या फिर इसी की क्लास होगी, जो भी क्लास हो, मुझे कल ये काम चाहिए, जितना भी आज हो रहा है स्टिकी नोट्स में, और बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे आपको पूरे चैप्टर के बनाने में, क्योंकि कुछ है नहीं अभी। देखो आप, संचित भाई स्टार्ट करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बच्चों पे देखते हैं, बच्चे कह रहे हैं जैसे कि सर मार्केट करा दो पहले, कुछ बच्चे कह रहे थे। एक तो डिग्री बचा हुआ है, डिग्री वाला, वो 5 मिनट का टॉपिक है, देख लूंगा मैं। हाँ, वो जानबूझ के क्वेश्चन उनमें जाते थे, और वो छोड़ दूंगा भाई मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रहेगा बाद में, मुझे लगता है करवाना वर्थ है, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी कंफर्म नहीं है, शायद आ जाए, और भाई वो 6-7 पेज की थ्योरी है, रिजिड थ्योरी, तो वो तो नॉर्मल है बेटा, वो तो पता ही है। अच्छा बाद में आते हैं, पहले इस पे आओ, इस पे आओ। पहला हेडिंग डाला सोल प्रोप्राइटरशिप, सिर्फ कीवर्ड जो हाईलाइट कर रहा हो वो स्टिकी नोट में डालने हैं, ठीक है ना। अब देखो पहली बात, अंडरलाइन करेंगे, सिर्फ कोई फालतू बातें नहीं पढ़नी, सब आपको पता है, बस जिन कीवर्ड से न्यू एमसीक्यू बनेंगे वो बताऊंगा। पहले अंडरलाइन करो, इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, और अब देखो आईसीआई ने ना ऑलरेडी उसे बोल्ट में लिखा हुआ है, जिससे वो क्वेश्चन देगा उसे उसने ऑलरेडी बोल्ट में लिखा होगा आपकी बुक में। पहली बात, क्वेश्चन इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा था? सोल प्रोप्राइटर, सबसे सिंपल, सबसे अर्लीस्ट पहले चलता था, ये तो अभी एलएलपी कंपनी तो अभी ट्रेंड में है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखना बेटा, जो सोल एंटरप्रेन्योर होता है वो होता है इकोनॉमिक हीरो। क्या होता है बेटा? सर वो करवा दो रिवीजन टीपीएमपी, हाँ जी बेटा सब कुछ होगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। इकोनॉमिक हीरो संचित भाई पता क्यों मानते से? क्योंकि बेटा ये ना अकेला पूरा बिजनेस रन कर रहा है। आपको पता होगा सोल प्रोप्राइटर में सारा का सारा कैपिटल, सारा का सारा ऑपरेशन इज ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक हीरो। जैसे हीरो होता है ना, अकेला 10-20 बंदों से लड़ जाता है, और अगर साउथ का हो तो 50-60 बंदों से लड़ जाता है, तो बेटा वैसे ये भी इकोनॉमिक हीरो है, सारी प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सिंगल हैंडेडली फेस करता है। तो आपको बोलेगा इकोनॉमिक हीरो कौन है? आंसर इज सोल प्रोप्राइटर, सोल एंटरप्रेन्योर। कह रहे एन ऑटोनॉमस इंडिविजुअल, बेटा ये क्या होता है? अंडरलाइन करना, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस इंडिविजुअल। ऑटोनॉमस मतलब पहले बताया था इंडिपेंडेंट। क्या होता है ऑटोनॉमस मतलब? इंडिपेंडेंट। Who organizes production, use creativity and ingenuity in innovation, bear risk and uncertainty। पूरी लाइन अंडरलाइन कर लो। इंडिविजुअल इकोनॉमिक हीरो बेटा ऑटोनॉमस, क्योंकि वही प्रोडक्शन संभालेगा, क्रिएटिविटी लाएगा, इनोवेशन लाएगा, रिस्क लेगा, अनसर्टेनिटी को बियर करेगा। बेटा इसको एक और नाम से बोलते हैं 1% बैंड। अंडरलाइन करना, 1%, जैसे बैंड बजाते हैं ना बेटा, कौन सा वाला बैंड? दूल्हे का सहरा, वो है देखो, ये अमीरों वाले बैंड पे चले गए, ये बीटीएस वाले बैंड पे चले गए। बैंड मतलब बेटा, मतलब बैंड मतलब जैसे वन डायरेक्शन वाले, या फिर और बैंड होगा, जैसे हम तो शादी वाला बैंड, हम तो बेटा अपने औकात से बाहर जाते नहीं है, तो अपन ने वो वाला जो एक आपने देखा होगा, एक आगे म्यूजिक सिस्टम चल रहा होता है, उसमें एक अंकल पहले लड़के की आवाज में गाते हैं, फिर वही लड़की की आवाज में गाते हैं, वो वाला बैंड। तो जैसे बैंड में मल्टीपल बंदे होते हैं और वो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल पर्सन है और वही सारे सिंगल रिस्क, प्रोडक्शन, सारी डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो जैसे वो इकोनॉमिक हीरो है, ऐसे ही उसका एक और नाम है 1% बैंड। सारे इंस्ट्रूमेंट वही प्ले करेगा, रिस्क भी वही बियर करेगा, प्रोडक्शन भी वही संभालेगा, बिजनेस में क्रिएटिविटी भी वही लाएगा, इनोवेशन भी वही लाएगा, जितनी भी डिसीजन मेकिंग है सब अकेले करेगा, कैपिटल भी अकेले कंट्रीब्यूट, और सबसे बड़ा बेनिफिट बेटा प्रॉफिट भी अकेला। बेनिफिट भी तो सबसे ज्यादा है ना। तो 1% बैंड किसी से आएगा? पहला अर्लीस्ट इजीएस्ट फॉर्म है,
सेकंड बेटा इकोनॉमिक हीरो है, ऑटोनॉमस इंडिविजुअल है, सारा काम खुद करता है, और इसे क्या बोलते हैं 1%। सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट, और यही चाहिए मुझे। आप हेडिंग डालोगे सोल प्रोप्राइटर स्टिकी नोट में, और पॉइंट बोल्ड पॉइंट बनाते चलना। इकोनॉमिक हीरो 1% बैंड, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिस्क, सब कुछ खुद करेगा अकेले, अर्लीस्ट इजिएस्ट हो जो भी पॉइंट है। ऑफ कोर्स व्हेन द बिजनेस ग्रोज सच एन ऑटोनॉमस बिहेवियर बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर। एक काम करो, ऑनलाइन वाले बच्चे पहले मीटिंग रिज्वाइन करो, फिर इस लाइन का मतलब बता। अरे भाई पुकम कर लो ना, पुकम कर लो। जैकेट उतार दो ना आपको, अब रजाई कंबल ओढ़ कर आओगे फिर कहोगे सफोकेशन गर्मी लग रही। उतार दो इसको, टेंशन ना, चिल मारो। आ जाओ भाई, हिम्मत, हाउस द जोश। तुम्हारी आवाज से इतना, तुम कब से बैठे हुए हो आज सुबह? 11 बजे से। अच्छा लॉ चल रही होगी पहले, फिर मैथ्स की रिवीजन। कैलकुलस पढ़ चलो भाई चलो, कोई नहीं, भावनाओं में मत बहो बेटा, आ जाओ। अब देखो क्या बोल रहा है, पता है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, कह रहे हैं जैसे जैसे, अगली लाइन इसी के आगे लाइन देखना, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा सिमरन जी, ऑटोनॉमस बिहेवियर होना एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। मतलब बेटा, जब आपका बिजनेस स्मॉल प्रोपोर्शन में है तब तो आप इंडिपेंडेंटली मजे लोगे, क्योंकि आप ऑपरेशन अकेले संभालोगे, प्रॉफिट अकेले लोगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जिनकी मल्टीपल फ्रेंचाइजी चेन्स होती है, क्या वो सोल प्रोप्राइटर पे आज तक चल पाएंगे? अगर आपको बड़े लेवल पे करना है काम, तो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी। आप सोल प्रोप्राइटर को जैसे बिजनेस ग्रो करेगा ना, तो वो जो इंडिपेंडेंट वाला फैक्टर है वो आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि भाई आपकी कैपिटल लिमिटेड है, आप बंदे लिमिटेड हो, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको ना रिसोर्सेज को पूल करवाना पड़ेगा और बंदों से, उसके लिए आपको अदर मोड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये अच्छा तो है, लेकिन सिर्फ इनिशियल स्टेज के लिए। कब के लिए बेटा? है ना। जैसे आज देखो, आज मेरा यूट्यूब चैनल है, अब वो चल रहा है, वो ऑटोनॉमसली चल रहा है, अभी मैं अकेला कर रहा हूँ। अब एक लेवल पे जब वो फॉर एग्जांपल आज से 5 साल बाद पहुंच गया, अब उसके बाद अगर मुझे उसके बियॉन्ड जाना है, तो मेरे भाई मैं अकेले नहीं कर सकता। मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ा लूंगा, 2 3 4 इंटर के 2 3 पकड़ के, बट कुछ सब्जेक्ट के लिए मुझे किसी को रखना पड़ेगा ना, फिर वो चैनल जाएगा पार्टनरशिप पे। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय कल्चर कभी फोकस नहीं रहता, एम्प्लॉय कल्चर कभी चलता ही नहीं है। आप किसी पर्सन को एम्प्लॉय बनाओगे, वो उसे मतलब है अपनी सैलरी से, वो ग्रो नहीं करेगा आपके साथ। और अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ओनरशिप देनी पड़ेगी, ये रूल होता है कल्चर का। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही चलता है। चलो आगे कह रहा है, एज द एंटरप्रेन्योर सोल प्रोप्राइटर इज रिक्वायर्ड टू शेयर डिसीजन मेकिंग एंड लेट गो कंट्रोल ओवर देयर बिजनेस। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, उसे पार्टनरशिप या अदर मोड पे जाना पड़ेगा, जिससे ना डिसीजन मेकिंग में डिले आएगा। पहले तो अकेला ले लेता था, अब भाई आपको साथ मिलकर लेना पड़ेगा, कंट्रोल भी छोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। सीधा यहां से आगे बढ़ना, सीधा यहां से कह रहा है यूजुअली, यहां से यूजुअली वाले से कह रहा है, दीज एंटरप्राइजेस मोर सो लोकल रिटेलर, street vendors are so well integrated with the communities that they enjoy people trust and provide personalized service। अंडरलाइन करना, इनमें सबसे ज्यादा पीपल ट्रस्ट एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विसेज होती है। सर क्या मतलब? बेटा यूजुअली से मैं बस हाईलाइट कर दिया था, यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है। सोल प्रोप्राइटर में पहला पॉइंट, पीपल का ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है। पता क्यों? बेटा जब आप किसी कंपनी से डील कर रहे हो ना, क्या आपको पता है कंपनी का ओनर कौन है? कभी मिलते हो आप उससे? अबे आपको क्या लेना देना है, समझ रहे हो ना। लेकिन जब आप एक किराने वाले भैया के पास जाते हो सामान लेने, आप देखना आपका ना ट्रस्ट फैक्टर और जो आपका पर्सनलाइज वे है, जब आप डेली उससे सामान लोगे आपका उसके प्रति, उसका आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, वो कहेगा चल कोई नहीं, मम्मी से ले लेंगे, पापा से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चला जा, है ना। कई बार ऐसा होगा बेटा कि आप उन्हें एक्सेस पैसे दे दोगे और आप कहोगे एक काम करना अंकल, अगले बार एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे चलता है ना मामला। तो सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, क्योंकि अकेला पर्सन है और वो ना पर्सनलाइज्ड वे में सर्विस दे रहा है। अब जब वो ग्रो की कंपनी बन जाएगा, तो बेटा जो मैनेजमेंट होगी वो तो अलग होगी, उसको तो फील्ड लेवल से लेना देना ही नहीं है, फील्ड लेवल पे तो एम्प्लॉय वर्क कर रहा होगा, तो वहां पे ना पर्सनलाइजेशन का थोड़ा लैक आ जाता है।
सोल प्रोप्राइटर क्या है, सबसे ज्यादा पर्सनलाइज सर्विस देता है और थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है जनरली, यूजुअली बोला, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा। आगे बोल रहा है, अगला अंडरलाइन करना, न्यूमेरिकली दीज एंटरप्राइज आर दी लार्जेस्ट, दीज एंटरप्राइज आर दी, बेटा इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेसेस किस पे ऑपरेट होते हैं, सोल प्रोप्राइटर। आप कितना भी कुछ भी डीमेरिट मेरिट डाल लो, ज्यादातर बंदे आज भी इंडिया में सोल प्रोप्राइटर ऑपरेट करते हैं। और इससे पहले एक और लाइन दे रखी है, ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इसे भी अंडरलाइन कर लो। सोल प्रोप्राइटर हमेशा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड। क्या आपने 12th में इंडियन इको में अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपको पढ़ाया था फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर होता है जिसमें ना मिनिमम एम्प्लॉय होता है 10, अगर कम से कम 10 एम्प्लॉय या उससे ज्यादा है तो आप फॉर्मल सेक्टर में हो। फॉर्मल सेक्टर में आपको परमानेंट सैलरीज मिलती है, सारे बेनिफिट मिलते हैं, है ना, लेबर लॉ से प्रोटेक्शन मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है। इनफॉर्मल सेक्टर होता है जिस ऐसा और बिजनेस जिसमें एम्प्लॉय 10 से कम होते हैं, 3 4 5, जैसे चाय वाले अंकल है, उनकी टपरी में वो है, एक छोटू है, तो वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है। समझो आप, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, परमानेंट सैलरी नहीं होती भाई, छुट्टी गए पैसे कटेंगे, वेजेस पे काम करते हैं लोग, है ना, कोई कोई जॉब प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी, पीएफ कटता है क्या छोटू का, नहीं बेटा। तो वो कह रहा है सोल प्रोप्राइटर जो है वो लार्जेस्ट है नंबर में, और ये सबसे बड़ा इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। बात समझ आ रही है, यहाँ पे ज्यादातर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इनफॉर्मल वे में काम कर रहे थे, वेजेस पे, टेम्पररी सैलरी पे, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई लेबर लॉस नहीं होते, कोई पीएफ नहीं होता, कोई ईएसआई नहीं होता, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं होता। आगे बढ़ रहा है, देयर कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन, कह रहा है देयर कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स इज वेरी इंपैक्टफुल। ध्यान से सुनना बेटा, वर्ड है कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन। अब समझो, सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस होता है वो बड़े लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे बिजनेस तो छोटे लेवल पे रन करा है, तो अगर मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन का कंट्रीब्यूशन लूं तो वो ज्यादा होगा, कम, कम होगा जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में। अबे लेकिन नंबर वाइज इंडिया में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर, लेकिन जब हम उन्हें कलेक्टिव कर देते हैं तो कलेक्टिवली उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे ज्यादा। जैसे कंपनी की बात करूं, कंपनी अब टाटा है, टाटा इंडिविजुअली हो सकता है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो, लेकिन टाटा जैसी तो लिमिटेड कंपनी है, 5 7 10 20 100 50। लेकिन जब मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं ना, वो इंडिविजुअली बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में हम सोल प्रोप्राइटर को मिलाते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन कलेक्टिवली क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे ज्यादा। किसका, सोल प्रोप्राइटर का। लेकिन जब कंपनी और पार्टनरशिप की बात करते हो तो वहां पे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ज्यादा, लेकिन कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम, क्योंकि हर बंदा कंपनी ऑपरेट नहीं कर रहा ना। ठीक है, आगे बोलो, दिस इंपैक्ट इज इवन मोर कंसिडरेबल व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट ऑफ देयर इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। बेटा डायरेक्टली तो कंट्रीब्यूट करते ही है, साथ में उनका क्या होता है, बहुत ज्यादा, एज सप्लायर टू लार्जर एंड इवन मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। आपको पता होगा बेटा, कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो अपना रॉ मटेरियल लेती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, जो सोल प्रोप्राइटर पे चल रही है। तो इनका डायरेक्टली भी देखो, डायरेक्टली तो कंट्रीब्यूशन है सिमरन, साथ में ना ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो इनका इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी तो है। अगर ये रॉ मटेरियल सप्लाई ना करे, क्या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल पाएंगे, नहीं। समझ क्या ये चीज है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, ऑन अ फ्लिप साइड प्रोडक्ट्स फ्रॉम सच एंटरप्राइज आर ऑफन डेरोगेटरली कॉल्ड लोकल। जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, इनके प्रोडक्ट्स कैसे क्या बोलते हैं इन प्रोडक्ट्स को, टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ब्रांडेड। तो ऐसा नहीं लोकल मतलब नकली है, लोकल मतलब बेटा जो आपके अपने लेवल पे क्रिएट हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट जो सॉरी जो इंपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्टेड गुड्स, वो ब्रांडेड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं क्वालिटी में बेकार है, तो क्योंकि लोकली प्रोड्यूस हुए तो इन गुड्स को जनरली लोकल गुड्स बोला जाता है। इन कॉमन परसेप्शन, कॉमनली, अगला पॉइंट देखो, वर्किंग कंडीशन जो है सोल प्रोप्राइटर में कैसी होती है बेटा, पुअर। मैं फिर से बोला ना, स्टिकी नोट लगाना, हाईलाइटेड पॉइंट कैसा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहला पॉइंट इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, पॉइंट नंबर 2 इकोनॉमिक हीरो, पॉइंट नंबर 3 1% बैंड, क्योंकि वो सारा क्रिएशन, इनोवेशन, प्रोडक्शन सब कुछ अकेला संभालेगा। नेक्स्ट बोला ऑटोनॉमस बिहेवियर जो है वो होता है, लेकिन वो लिमिटिंग फैक्टर भी है जब बिजनेस ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोगे आप बेटा, यूजुअली ट्रस्ट होता है और पर्सनलाइज सर्विसेज होती है।
नेक्स्ट अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर है। नेक्स्ट नंबर्स में क्या होता है बहुत ज्यादा, और कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या होता है बहुत ज्यादा, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी होता है बहुत ज्यादा। अगला पॉइंट, वर्किंग कंडीशन जनरली क्या होती है पुअर, और जो प्रोडक्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं लोकल। छोटे छोटे की पॉइंट्स बस ऐसे ही पढ़ना है, सिर्फ ऐसे ही की पॉइंट्स पढ़ने हैं, पूरा रीड नहीं करना आपको पेपर में, ठीक है ना, और लर्न भी नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। आपको बोलेगा ना इनमें से कौन सा सोल प्रोप्राइटर का फीचर नहीं है, इनमें से कौन सा सोल प्रोप्राइटर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो आपको पता होगा क्लियरली। हाँ जी ये इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काउंट होता है या नहीं? बेटा बिल्कुल सब कुछ होता है, जीडीपी में सारा कंट्रीब्यूशन काउंट होता है बेटा। पुअर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन क्या होती है, चाहे काम करते हैं ना बेटा, वहां पे जैसे अब एमएनसी है, एमएनसी के ऑफिस में जाएगा, एसी होगा, सब होगा, ऑफिस होंगे, डेस्कटॉप लैपटॉप वगैरह, लेकिन जब तू एक बंदे के सिंपल कारखाने में जाएगा तो वहां पे क्या वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, जनरली पुअर वर्किंग, क्योंकि इनके पास ना इतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। अब एमएनसी तो भाई बड़े बड़े ऑफिस गुड़गांव में खरीद लेते हैं, पूरी एकदम टॉप नॉच एसी बिल्डिंग सेंट्रलाइज, है ना, उसमें वो कर रहे, थंब इंप्रेशन में आ रहे। अब मान ले मैंने कारखाना खोला 4 लेबर का, तुम चारों, अब बेटा मेरा टर्नओवर ही 1 लाख रुपए है, अब तुम चारों के लिए मैं स्कैन लगाऊंगा बेटा, तुम्हारे में क्या हुआ है भाई, आ रहे हैं बैठने के लिए है, खाना पीना अपना लाओ भाई, टिफिन कुछ नहीं मिलेगा ऐसे, पंखा कभी कभी पूरे दिन में 2 घंटे पंखा चलेगा, एसी तो छोड़ो, है ना। तो वर्किंग कंडीशन जनरली सोल प्रोप्राइटर में पुअर होते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगाते। दीज एंटरप्राइज आर बिलीव टू फॉलो हायर एंड फायर पॉलिसी। एम्प्लॉय को रखेंगे, जब काम ढंग से नहीं करेगा तो फायर, आग लगा देंगे, नहीं बेटा, फायर मतलब निकाल देंगे। लैक ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर, देखो सीधी जवाब बताऊं, अभी ऊपर पढ़ा था ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जब काम होगा हायर करेंगे, जब नहीं होगा फायर करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा थोड़ी होता है, या एमएनसीज में ऐसा थोड़ी होता है भाई, आपको अगर वो बिना नोटिस के फायर करे 3 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में। बड़ी बड़ी कंपनीज में आप काम करोगे विदाउट नोटिस 3 मंथ की सैलरी एडवांस देनी पड़ती है निकालने से पहले, और अगर नोटिस सर्व करा है तब आपको निकाल सकते हैं, वो नोटिस आपको देंगे अच्छे से प्रॉपर्ली कि भाई 2 महीने बाद आपको निकाल रहे इस रीजन की वजह से, रीजन वैलिड होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो जनरली लैक ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर, यहाँ पे कोई पीएफ ऐसा ही कुछ नहीं होता क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। मेजर्ड एंड दे लैक सिस्टम इफेक्टिवली डील विद सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, भाई सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न से भी लैक होते हैं। मतलब कंपनी होती है ना, कंपनी, आपको पता है अब जब आप इंटर में पढ़ोगे ना एक सेक्शन आएगा सीएसआर का, सेक्शन नंबर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वेश्चन आता है 4 नंबर का तुम्हारे पेपर में, सीएसआर का सेक्शन आता है, पता नहीं ऐसे 135 130 की लेन में आता है वो सेक्शन। आप उसमें पढ़ोगे कंपनी को ना, कुछ कंपनी को, हर को नहीं, कुछ कंपनीज को सरकार ने मैंडेटरी करा है कि आप इन्वायरमेंट या सोसाइटी के प्रति कुछ खर्चा करोगे कंपलसरी, और वो होता है 2% ऑफ टर्नओवर। अगर सब कंपनी के लिए नहीं है ऑब्वियसली, पहले लिमिट बताइए, पहले आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी उस लिमिट में आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, छोटी कंपनी में लगाएंगे या बड़ी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में, छोटी तो भाई सर्वाइव कर रही है, टाटा रिलायंस, अब उनका सीएसआर बनता है, तो टर्नओवर का 2% आपको पता है कहाँ डालना है, गरीब बच्चों की पढ़ाई में, पेड़ लगाने में, सोलर पैनल लगाने में, है ना, अनाज आले में डाल। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो एक काम करो, पीएम वेलफेयर फंड होता है ना, उसमें डाल दो, अपने आप कर लेगी गवर्नमेंट उसका काम। टेक्निकली आपको एज ए कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि आपको डोनेशंस करनी है, क्या ऐसी चीजें सोल प्रोप्राइटर करता होगा। सीएसआर मैंडेट जो है वो सिर्फ कंपनी के लिए लगता है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। देखो कंपनी के लिए कितनी रिस्ट्रिक्शन दी है कि भाई आप यहाँ पे पैसे कमा रहे हो तो कंपनी की सोशली और इन्वायरमेंटल को प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करेंगे तो पॉइंट बोल रहा है लैक ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। फेट ऑफ द एंटरप्राइज, अंडरलाइन करो आगे और पॉइंट, फेट ऑफ द एंटरप्राइज इज लिंक्ड विद द पर्सनल वेलबींग ऑफ द एंटरप्राइज। का जो भविष्य है, एंटरप्राइज का जो भविष्य है वो भैया ओनर के पर्सनल इंटरेस्ट से लिंक्ड है, पर्सनल वेलबींग ऑफ द ओनर, ठीक है ना। ओनर बढ़िया है तो एंटरप्राइज का फ्यूचर भी बढ़िया है, ओनर निकल लिया तो एंटरप्राइज का भी फ्यूचर निकल लिया, खत्म। क्या ये कंपनी में होता है? परपेचुअल सक्सेस में सारे बंदे भी मर गए, प्लेन में क्रैश होके सारे बंदे मर गए, फिर भी चलेगा बेटा। वो ना जब बनते हैं एमओ आरओसी वारोसी में तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, वो ओनर मर जाए
फिर अब तो तुम हाइपोथेटिकली केस बता रहे हो। मेंबर चलो, जैसे एक फैमिली के मेंबर है सारे, वो मर सकते हैं। अब मैनेजमेंट तो अलग अलग लोग होते हैं ना। आपको पता है जो कोको कोला है ना, कोको कोला के जो फाउंडर है, 2 बंदों को एक साथ ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। अच्छा, कोको कोला क्योंकि उन्हीं जो को पता है रेसिपी। जो फाउंडर है उसके, जो रेसिपी जानते हैं, 2 बंदों को साथ में ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। क्योंकि दोनों मर गए तो कोको कोला नहीं कोई बन एम्प्लॉय किसी को भी नहीं पता, उन 2 फाउंडर्स को पता। और जो हार्पिक होता है ना बेटा, हार्पिक, उन्हीं को पता है। उसको प्रोसेस करा जाता है, उससे बनती है। मुझे क्या पता है, मैं थोड़ी घर पे बना रहा हूँ। पता है बनाने वाले को। बेटा मेजरमेंट्स वो दे देते होंगे ना, फिर वो बनाते रहते होंगे अपने आप। किस टेम्परेचर पे, यार वो होती है, रेसिपीज होती है। अब जैसे रेसिपीज, अब ये तो प्रोडक्ट्स तो सबको पता होंगे। मेन जैसे अब जैसे KFC है, KFC में सबको पता है चिकन बनना है, सबको पता है उसे करके कॉर्नफ्लावर, जो कॉर्नफ्लावर होता है उसमें डिप करके, उसमें जो वो होते हैं कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, उसमें डुबा के फ्राई कर दो। किस टेम्परेचर पे करना है वही गेम है। किस टेम्परेचर पे करना है वो गेम है। गेम ये नहीं है कि क्या डालना है, गेम है किस टेम्परेचर पे फ्राई करना है। आप मैकडोनल्ड के फ्राइज खा लो, बर्गर किंग के फ्राइज खा लो, आपको जमीन आसमान का। मैकडोनल्ड ने उसको क्रैक कर लिया कि किस टेम्परेचर में कितने देर तक कैसे कुक करना है, किस ऑयल में कुक करना है। मीडियम हीट आप कभी डालना, ठंडे तेल में डाल दो फ्राइज, वो ना सोक कर लेंगे ऑयल को। तो वो ना रेसिपी इस चीज की है। रेसिपी ये नहीं है क्या डालना है, वो तो थम्स अप को भी पता है, वही सब डाल रहे हैं। लेकिन जो फिश आता है, CO2 का लेवल कितना परसेंटेज रखना है, वो फिश का गेम है बेटा। वो ना इंटरनली, खैर हो सकता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो ना रेसिपी ये नहीं है कि क्या क्या डालना है, रेसिपी है कि प्रोसेस कैसे करना है, वो है। कुछ बनाया हुआ कुछ मुझे तो पता नहीं है, मुझे इतना पता है कि ट्रैवल करना अलाउड नहीं उन्हें साथ में। अब आगे बढ़ो, बस बस शांत शांत, पता नहीं बेटा। अच्छा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में जम करो। देखो बेटा, बेटा सोल मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख लो सिमरन। सोल मतलब सिंगल यूनिट, ब्रैकेट में लिख लो सिमरन। और प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप इज व्हाट, ओनरशिप। तो यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल की ओनरशिप है। इंडिविजुअल एसेंशियली रिलाइज ऑन, देखो अंडरलाइन करो, पर्सनल सेविंग एंड असेट। बेटा जो कैपिटल है वो उसकी पर्सनल सेविंग एंड एसेट ही तो है ना। जैसे कंपनी है, आपने पढ़ा होगा, कंपनीज होती है पब्लिक कंपनी, वो पब्लिकली शेयर इशू करके पैसा रेज कर सकती है, लेकिन क्या और कोई कर सकता है? नहीं। आपको बताओ सिर्फ कंपनी ही पब्लिक इशू कर सकती है। और कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक इशू करने का राइट नहीं है, वो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा उठाती है। सर ने बताया ना। तो आप आगे जाके तो और डेप्थ में पढ़ोगे सब, इसके प्रोविजन होते हैं अपने, जब पब्लिक इशू होता है, प्रोस्पेक्टस इशू होता है, चैप्टर नंबर 3 है कंपनी का। तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे में 20 सेक्शन है ना, बस उसके आगे के है। अच्छा तो भाई सोल प्रोप्राइटर में, क्योंकि सिमरन अकेला खिलाड़ी है बंदा, तो वो पर्सनल सेविंग एंड एसेट लगाएगा। हाउएवर, आगे बढ़ना, हाउएवर इन अ मॉडर्न इकोनॉमी वेयर द फाइनेंशियल सिस्टम इज फेयरली डेवलप्ड, इट इज ऑफन पॉसिबल टू ऑब्टेन माइक्रो फाइनेंस। बेटा मतलब बैंक से छोटे मोटे लोन भी अलाउड हो सकते हैं, NBFC से, कोई ग्रुप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लेकिन ये तो तभी है ना जब आपकी इकोनॉमी अच्छी है। अगर मान लो कोई इकोनॉमी बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, तो बेटा वहां तो बैंकिंग सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा, क्या वो लोन देगा ढंग से? तो कह रहा है अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी खासी है, तो थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटर की एक हेल्प ही हो जाती है कि उसे ना माइक्रो फाइनेंस मिल जाते हैं, अपनी सेविंग के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस मिल जाते हैं। जैसे क्या? जैसे लोन इन स्मॉल डिनोमिनेशन से इन अमाउंट ऑफ विद 1000 एंड बैंक के फाइनेंस मिल जाते हैं। While in a more developed financial system where the importance of entrepreneurship and business is recognized, there may be business facilitator who may assist। देखो बिजनेस फैसिलिटेटर याद है आपको कौन है? नबार्ड, RBI। ये क्या है? ये बेटा रूरल एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करते हैं ना। वैसे ही हो सकता है अगर आपकी इकोनॉमी और ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे इंडिया अच्छी खासी डेवलप्ड इकोनॉमी चल रही है अभी, तो कह रहा है कि भाई हो सकता है बैंक्स के अलावा कुछ फैसिलिटेटर हो, गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करे हो जो आपकी हेल्प करने के लिए फैसिलिटी दे आपको। जैसे नबार्ड है, नबार्ड यही तो फैसिलिटेटर तो है। और बताते हैं सिडबी, एक्जिम, याद है आपको? सिडबी होता है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हेल्प करता है, एक्जिम होता है जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए हेल्प करता है ना। गुड न्यूज इज दैट इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ emphasis on business startups and entrepreneurship. As a result, sole proprietary firms are able to quickly attain a commercial scale distinguishable
फ्रॉम वेयर मेयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑल द प्रॉफिट्स, अंडरलाइन कर लेना, ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ एंटरप्राइज अक्रू टू दी एंड सो डू द रिस्क। प्रॉफिट भी सारा अकेले बंदे का, रिस्क भी सारा। अगर आप देखो ये ना 2 पेज थे पूरे, ये पूरे 1.5 पेज, ये पूरा 1.5 पेज था। अगर आप इसे हाईलाइट कर जो हाईलाइटेड पार्ट है उसे लिखोगे ना आप, मैक्सिमम 1 या 2, मैक्सिमम 2 स्टिकी नोट में पूरा समराइज कर दोगे, और एट दी पेपर के टाइम पे आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है। समझ रही है बात? तो भाई आज आप जाके काम यही है, सोल प्रोवाइडर का स्टिकी नोट बनना चाहिए बढ़िया सा। सिमरन जी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, थोड़ा ना कुछ फीचर्स बताए हुए, इसको जरा नजर मार लेते हैं फटाफट। फीचर्स सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, कह रहे ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वंस ओन बॉस। भैया आप अपने क्या हो, खुद के बॉस हो, ये फीचर है। मेरिट क्या है, अगर अगर आप खुद के बॉस हो उसका फायदा देखो, ये तो फायदा है। फायदा क्या है इसका बेटा, आपको मिलेगा फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप खुद के बॉस हो तो आपको किसी का एम्प्लॉय बनना नहीं पड़ेगा, और डिसीजन मेकिंग क्या होगी, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि आप अकेले हो, खुद ही बॉस हो। अच्छा एक फीचर, सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। अब ये फीचर है, ये है लिमिटेशन। बेटा आप सोल प्रोवाइडर हो कैपिटल के, अकेला बंदा है ठीक है, लेकिन आपका कैपिटल भी तो अकेला है, तो क्या आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा पाओगे? भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा बैंक से लोन ले लोगे, लेकिन वहां पे आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे ना। और अगर आपको बिजनेस को उसके बियॉन्ड ले जाना है तो आपको चाहिए ज्यादा फंड्स, और फंड्स लेने का राइट सिर्फ किसके पास है, कंपनी। तो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, तो एक लिमिटेशन है। कह रहा दिस लिमिट द साइज ऑफ बिजनेस, कह रहा है क्योंकि आपके पास कैपिटल लिमिटेड है ना, तो आपका साइज ऑफ बिजनेस कभी बढ़ नहीं पाएगा, लिमिटेड ही रहेगा। यस बैंक्स एंड लेंडर्स may provide additional resources, however borrowing capacity is too is determined by capital adequacy। कह रहा भाई बैंक और वो दे देंगे आपको लोन, अबे लेकिन लोन देने का भी तो एक लिमिट है ना। अब आपके पास जेब में खुद के पैसे पड़े 1 लाख, तो मैं आपके बिजनेस में 100 करोड़ थोड़ी लगाऊंगा। मुझे पता है ना भाई, मैं एक लिमिट, अब आपके 1 लाख रुपए लगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 लाख लगा दूंगा, ऐसे थोड़ी 100 करोड़ लगा दूंगा, फिर तो पूरा रिस्क मेरा ही हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि ये एक लिमिटेशन बन जाती है। आगे एक और फीचर, विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज सर्विसेज। बेटा ये तो एक मेरिट हो गया ना, आप क्या ऑफर कर पाओगे कस्टमर को, पर्सनलाइज सर्विस कर पाओगे, जिसकी वजह से ट्रस्ट क्या होगा, ज्यादा। लेकिन कंपनी में क्या पर्सनलाइज सर्विस, जब आप महिंद्रा की गाड़ी खरीदते हो तो सिमरन जी, क्या महिंद्रा जी आपके पास खुद आए थे पर्सनलाइज सर्विस देने, अरे सिमरन जी गाड़ी ली, इतने सारे कस्टमर है, टाइम नहीं है, फिर वो एम्प्लॉय डील करते हैं, तो पर्सनल अटेंशन थोड़ा कम होता है यहाँ। सोल बियरर ऑफ रिस्क, ये क्या होगा, मेरिट या लिमिटेशन, लिमिटेशन। भैया अकेले आपको कैपिटल देना है और उसका पूरा रिस्क आपके अकेले सर पे होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क नहीं होगा। बेटा लाइबिलिटी कैसी होती है, अगेन इट इज अ लिमिटेशन। आपको पता है ना लाइबिलिटी लिमिटेशन है, अनलिमिटेड होना, क्यों, क्योंकि उस केस में मेंबर्स आर पर्सनली लाइबल, घर के बर्तन बिकेंगे, याद है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में होती है, कंपनी में होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब जितना आपने कंट्रीब्यूट करा उतना ही जाएगा, उसके अलावा नहीं। हाँ कुछ केसेस में जा सकता है, जब आप कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देते हो, याद है आपको, कॉर्पोरेट वेल जब लिफ्ट होता है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली तो लिमिटेड होती है। अच्छा सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, इसको छोड़ दो, फेट एज ए गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न तो लिमिटेशन है बेटा, अगर ओनर मर गया तो काम खत्म। रही बात सक्सेशन की, तो सक्सेशन बेटा देखो क्या है ना, यहाँ पे सक्सेशन कैसे होगा, बाय विल। सक्सेशन मतलब समझते हो, ट्रांसफरिंग ऑफ राइट्स, पढ़े ना असाइनमेंट एंड सक्सेशन। असाइनमेंट में सिर्फ आप राइट ट्रांसफर करते हो विदाउट लाइबिलिटी, सक्सेशन में राइट्स एंड लाइबिलिटी दोनों। लॉ में पढ़ाया था यार, सोगा में पढ़ाया होगा, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया, सोगा में दोनों में आ जाता है, दोनों का पार्ट है असाइनमेंट सक्सेशन। तो कह रहा है इसमें सक्सेशन कैसे होता है, कहता है भाई आप अगर आप फादर हो तो जैसे एचयूएफ में पता क्या होता है सक्सेशन, एचयूएफ में कोई सक्सेशन का पंगा ही नहीं है, वो बाय बर्थ ही आपको सक्सेशन मिलता रहता है। आप फादर की डेथ हो गई तो जो सन है वो बन जाएगा अपने आप, इनहेरिटेंस। इसमें विल भी हो सकती है और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी हो सकती है, इसमें दोनों है। सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस आगे चाहे तो अपने बेटे को दे दे, इन्हें अगर विल के थ्रू, अगर नई विल बनाई तो मरने के बाद अपने आप भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो दोनों पॉसिबल। विल के थ्रू किसी को भी दे दो, अगर विल नहीं है तो इनहेरिटेंस भी चला जाएगा। तो ये कुछ एडिशनल फीचर बताया है, ये भी आप अपने स्टिकी नोट में डाल सकते हो, बस फीचर डालना जो जो मैंने मार्क करे, फालतू नहीं।
बेटा इसी के साथ सोल प्रोप्राइटर होता है क्या? हाँ ये भी डाल देना। क्या क्या डालना है? पहला ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वंस ओन बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर ऑफ कैपिटल, ये लिमिटेशन हो गई। थर्ड डालना पर्सनलाइज सर्विसेज, ये एक मेरिट है। सोल रिस्क होता है लिमिटेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेशन, गोइंग कंसर्न लिमिटेशन है, और सक्सेशन ऑफ ओनरशिप बाय विल हो सकता है या फिर इनहेरिटेंस हो सकता है। बस की फीचर और कुछ नहीं। आप टेंशन में लेना, आपको लग रहा होगा सर अभी तो बहुत टाइम हो गया, बेटा टेंशन नहीं, मैंने सिर्फ आपको सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ पढ़ाऊंगा। उसके बाद बेटा, उसके बाद पढ़ाना पड़ गया तो जहर खिला देना मेरे को। देखो पार्टनरशिप मेरा, आप, हाँ वही मैं कह रहा हूं, आप पैराग्राफ दिया हुआ है, इट इज नॉट आपका एक्ट। आप देखो ये पार्टनरशिप है, 4 लाइन यहाँ पे, संचित भाई 4 लाइन यहाँ पे, पार्टनरशिप खत्म। फिर यहाँ पे देखो देवा क्या, पार्टनरशिप के फीचर क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट, 2 और मोर पर्सन, प्रॉफिट शेयरिंग, ऑब्जेक्ट होना चाहिए बेटा, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, पता है ना एलिमेंट्स पढ़े आपने, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, गोइंग कंसर्न, सक्सेशन। फिर क्या आएगा बेटा? अरे सब पढ़ा है। एलएलपी में क्या है? एलएलपी जो है उसमें क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, सारे पॉइंट। एलएलपी के बाद लास्ट क्या आएगा बेटा आपका? कंपनी, तुमने पढ़ा हुआ है बेटा सारी, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। ये करते ही यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट दिया है, पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, ये पढ़ाया होगा सर ने। मिनिमम मेंबर 2, 7, डायरेक्टर 2, 3 होते हैं। हाँ तो ये वाला पार्ट है, कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म, तो टेंशन नहीं। मतलब फिर हम आगे वाले पार्ट पे जाएंगे ना। तो मेरा एचयूएफ बचा है, जल्दी से एचयूएफ पे आ जाओ फटाफट से। कोई नहीं अभी तो करो, अभी जब अभी चल रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ बिजनेस। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, एचयूएफ जो है उसके मेंबर आप बनते हो बाय बर्थ, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। एचयूएफ नाम से हिंदू है, लेकिन ये बिजनेस ऑपरेट सिख भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बिजनेस ऑपरेट बुद्धिज्म और जैन वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स को इसमें इंक्लूड नहीं करा हुआ, ठीक है। और आई डोंट नो अबाउट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस भी होते हैं ना, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को शायद नहीं डाला हुआ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नाम से हिंदू है, लेकिन उनमें सिख, बुद्ध और जैन वाले जो कास्ट है, जो रिलीजन है, वो भी आप इसमें ऑपरेट कर सकते हो। हाँ उसके प्रेम्बल में चेंज कराया अभी, ठीक है। तो अब आ सकता है मुस्लिम और क्रिश्चियन अभी तक इसमें नहीं आया इन्वॉल्व, तो अगर मुस्लिम और उनको करना है तो वो किसी अदर फॉर्म में ऑपरेट कर लेंगे, लेकिन एचयूएफ फॉर्म में वो बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब फटाफट से की पॉइंट्स देखेंगे बेटा। सबसे पहले देखो, सुनो, अंडरलाइन करना, एचयूएफ डू नॉट बी फाउंड बाय ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट कंस्टिट्यूट अ फैमिली। जहां पे डाउट है बता देना, सब कुछ सिंपल है। अगर आपको एचयूएफ बनाना है, फैमिली होनी चाहिए, फैमिली के बिना एचयूएफ नहीं बनेगा। सेकंड बेटा, एचयूएफ एंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। क्या मिलेगा आपको? सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में सेपरेट ट्रीट करेंगे, वैसे नहीं होता बेटा। सेपरेट लीगल एंटिटी इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस पे मानेंगे। जब इनसे टैक्स चार्ज करेंगे ना, तो जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी 2 टैक्स पे करती है। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उस पर लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, और जब कंपनी अपने ओनर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पर पहले तो नहीं लगता था, पहले तो एग्जाम था डिविडेंड पे टैक्स, अभी 1-2 साल पहले 10% टैक्सेबल हो गया। तो कंपनी का जब कमाएगा कंपनी का ओनर, तो उसे 2 बार टैक्स नहीं देना, एक बार तो कंपनी के बिहाफ पे देना है, और एक बार जब वो कंपनी से अपना प्रॉफिट लेगा उस प्रॉफिट पे भी देना है, तो 2 बार टैक्स होना है ना। सेम इसमें भी ऐसा होता है, जब एचयूएफ की फर्म पैसा कमाएगी तो वो पहले टैक्स उस पर देगी, और जब उस पैसे को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब उस पर डायरेक्ट टैक्स भी बंदों को देना पड़ेगा, समझो। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में जब आपने बिजनेस में पैसा कमाया तो बिजनेस और आप तो एक ही है, इनकम टैक्स एक्ट मानता है एक ही हो आप, तो आपको एक ही बार सिंगल टैक्सेशन लगता है, वो पर्सन पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा। लेकिन कंपनी का 2 बार लगता है, एक बार कंपनी के पे कॉर्पोरेट टैक्स, फिर इनकम टैक्स कहता है अच्छा कंपनी का पैसा वहां जा रहा है, ओनर डिस्ट्रीब्यूट करे तो हम तो उनसे डायरेक्ट टैक्स भी लेंगे, तो डबल बार टैक्स लगता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे हम डबल बार ही लगाएंगे, हम तो सेपरेट मांगेंगे एचयूएफ को सिर्फ इनकम टैक्स के प्रोविजन के लिए। द इनकम टैक्स एक्ट कंसिडर एचयूएफ एज सेपरेट लीगल एंटिटी जॉइंटली फैमिली। आ गया हो यहाँ पे, एचयूएफ कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। अब जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा 5 हेड होते हैं सैलरी उसके इनकम के। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, एक होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
एक होता है पीजीबीपी, एक होता है कैपिटल गेन, एक होता है आईयूएस। फाउंडेशन पढ़ना आपको वहां पढ़ना है इंटर में, टैक्स में 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स के, मतलब 5 तरीके के अलावा कोई और पैसा नहीं आ सकता। क्या तो आपको सैलरी आएगी, या फिर आपको क्या आएगी, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आएगी, या फिर आपको बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, या फिर आपको आएगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब सोना खरीदा 1 करोड़ का, बेच दिया 2 करोड़ में, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। ऐसे इनकम आ सकती है। घर खरीदा बेच दिया, ऐसी इनकम आ सकती है ना। ऑल उसमें एग्जामिशन मिलती है काफी। और एक होता है आईयूएस। इसके अलावा जितना भी बच गया वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। 5 हेड होते हैं। एचयूएफ का मेंबर जो है ना, वो कभी भी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में नहीं आए। अभी के लिए आपको इसके लॉजिक्स होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में सर बताएंगे आपको, पूरा एचयूएफ का टैक्सेशन बताएंगे आपको। अभी बस मैं इतना बता रहा हूँ, एचयूएफ इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कमा सकता, सिर्फ ये याद रखना, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन बनेगा कि एचयूएफ जो है वो टैक्सेबल हो सकता है सारे हेड में एक्सेप्ट कौन सा हेड, सैलरी हेड। सैलरी हेड में कभी भी इनकम नहीं होगी, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी, बाकी किसी में भी हो जाए। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग को करेंगे रिजॉइन जल्दी से। बेटा मैंने जिम स्टार्ट कर दिया है। बेटा थोड़ा डिले हो गया था, वो मैं बाहर जाना पड़ गया था ना मुझे भैया की शादी में, तो फिर वो ऑफ हो जाता। अभी मैं गया नहीं ना 2 दिन ऑफ वो, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा वापस आके करता हूँ। अभी 3 दिन हो गए, तो मेरा हाथ ऐसे तो है बड़ो, ऐसे नहीं हो रहे मेरे हाथ, ऐसे तो है बड़ो, इसके ऊपर नहीं हो रहे। हाँ हाँ मिक्स मार रहा हूँ ना अभी, नहीं चला, सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी हो जाता है बेटा। चल भाई फोन रखो, आ जाओ भाई। तुम्हें बताइए जिम तो मतलब कुछ अभी वो तुम्हें जैकेट के अंदर बॉडी दिख नहीं रही होगी, पर वो बहुत मतलब पहले फट के डोला ऐसे बिल्कुल। 15 अंडे। हाँ मुझे बल्कि नहीं, मुझे बॉडी की नहीं बनानी बेटा, मुझे बस थोड़ी फ्रेमिंग चाहिए, पर्सनालिटी थोड़ी सी, मतलब बेटा थोड़ा फर्क पड़ता है बेटा, बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी तो कुछ सोचा नहीं, अभी तो वैसे डाइट पे ही ध्यान है। नहीं नहीं ऐसा कुछ, नेचुरल तो ठीक है प्रोटीन वगैरह, बट मेरे को इतनी वो एथलीट जो बहुत ही ज्यादा करे उनको चाहिए, मैं तो बेसिक डाइट से काजू बादाम घी मक्खन खा के कर लूँ। अच्छा आ जाओ। वी आर कंसर्न हियर विद द बिजनेस ओन्ड बाय एचयूएफ और सिंपली स्टेटेड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। Before we describe its feature, it would be appropriate to clarify a few points of the meaning. The meaning becomes clearer with reference to a prevalence of joint family system in India. The very essence of HUF begins with a family. बेटा HUF का essence क्या है? Family. HUF का essence क्या है? Family से ऑपरेट होता है. A family is found by ये क्या बता रहे हो तुम्हें गंदी गंदी बातें? फैमिली इज फाउंड बाय मैरिज। अब बेटा इसको देखो, इसको मैं क्या बताऊं, ये तो तुम्हें खुद ही पता है। अब बेटा फैमिली फैमिली जो है वो असेंस होता है एचयूएफ का, और फैमिली जो है वो रिजल्ट होता है मैरिज का, ठीक है। अब बाकी आप सर्च कर लेना बेटा, समझदार को इशारा का। लेट्स कॉल नहीं, यूट्यूब पे नहीं आएगा। लेट्स कॉल इट द, अरे शांत, let's call it the first generation. Marriage in most society is a mean of creating children. Thus there is second generation comprising the siblings. पता नहीं बीसी के में बायोलॉजी पता नहीं डाल रहे। These sibling, देखो क्या पढ़ा, these sibling grows up, get married, further have children. क्या ही क्या क्या करण 11 इसमें से क्वेश्चन आ जाए, माँ कसम भाई साहब 1 नंबर पक्का है इसमें तो। एमसी की उठा, इसमें तो 6 नंबर का रिटर्न लिख दूंगा पूरा प्रोसेस के साथ, ठीक है। अच्छा हटो हटो, अबे यार गंदी बात है करो मैं सब। नाउ देयर इज अ थर्ड जनरेशन, कजन आ गए अब।
क्या क्या होगा, ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंड। तो बेसिकली पता है क्या बता रहा है, 3 जनरेशन, 3 सक्सेसिव जनरेशन अनडिवाइडेड फैमिली को एचयूएफ बोलते हैं। 3 बेटा, आजकल के लाइफ होता आजकल के लाइफस्टाइल में ना बेटा 3 के बाद चलता भी नहीं है मामला। बेटा आजकल एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ही 70 ईयर्स है, और वो भी अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो तो 20 साल तो वैसे कम कर लो, क्योंकि 20 छुट्टे तो आप दिन के मार रहे हो सांस लेके, ठीक है। तो 50 ले लो आप, 50-55 दिल्ली का एवरेज, 70 तो एवरेज लाइफ स्पैन है इंडिया का, एवरेज 70। अबे भाई अगर आप दिल्ली में ऐसी एयर इनहेल कर रहे हो तो आपको लगता है 70 आप एवरेज जी पाओगे? बेटा 50-55 में हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, मोमोज लपेट रहे हो जब अभी, वो भी नहीं पता लगेगा। मैं मतलब शॉर्ट रन में पता ही नहीं चलता वो। यार देखो, अगर आप हफ्ते में 10 दिन में 1-2 बार खा रहे हो, इट इज कम्प्लीटली ठीक है, आपकी बॉडी कर लेगी फिर भी अटैक। लेकिन अगर मैंने ऐसे बंदे देखा भाई डेली 2-2 प्लेट मोमो, मेरी बहन, भाई मेरी कजन है, भाई एक दिन में मतलब अगर मैं रुकवाऊं ना वो तो 2-2 3-3 प्लेट खाती रह जाए, मुझे इतने ज्यादा पसंद है मोमोज, पता नहीं क्या है भाई। मैं भी खाता हूँ, मना नहीं कर रहा, लेकिन रिजिड अब तो भाई स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, अभी तो बिल्कुल ही बंद है, मतलब 20 हफ्ते में 1 आधा दिन फिर भी। बट सिमरन जी फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स। अच्छा ये वाली है, अंडरलाइन करो लाइन, 3 successive generation of an individual undivided family are known as HUF. Secondly, though the word Hindu, अब आगे देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्ड हिंदू कॉन्स्पिशियस है, लेकिन हिंदू में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सिख फैमिली, ठीक है। अब इनमें बोलेगा HUF जो है कौन फॉर्म नहीं कर सकता, 4 रिलीजन दे देगा, तो वहां पे आपको देख के चलना है कि बुद्धिज्म, सिख और जैन, इन तीनों को HUF की डेफिनेशन में इंक्लूड करा हुआ है हिंदूज में, और तो हिंदू है नहीं है लेकिन हिंदूज में इंक्लूड करा हुआ है, माना हुआ है कि HUF ऑपरेट कर सकते हैं, और क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है HUF की तरह बिजनेस ऑपरेट करना, ठीक है ना, एज वेल। Thirdly, for the purpose of understanding HUF, features of बिजनेस एंटिटी अनदर इंपॉर्टेंट। बेटा अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो आप पढ़ लो हिंदी सक्सेशन एक्ट 1950। तो HUF गवर्न होता है कौन से एक्ट से, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। आपको याद हो हिंदू 1956 में एक और चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, IPR, इसका स्टिकी नोट लगा लेना सारे की पॉइंट। अब देखो यहाँ पे फिर से टेबल आ गया फीचर का, फटाफट देखते हैं भाई, फटाफट जल्दी से आना, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा इसमें इतना। फीचर देखो सबसे पहले यहाँ पे, इधर यहाँ पे आया फीचर, सबसे पहले फॉर्म्ड बाय बर्थ बाय हिंदू, लेकिन हिंदू में क्या क्या आ रहा है, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। आपको पता है क्या यहाँ पे एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है संचित भाई? अबे पार्टनरशिप डीड नहीं है ये, कोई एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे आपका स्टेटस बाय बर्थ आता है, कैसा आता है, बाय। तो यहाँ पे ये मेरिट है, फैमिली मेंबर में नेचुरली ज्वाइन ईच अदर इन बिजनेस, अंडरलाइन कर लो। और आगे बोला हुआ है, कह रहे हैं इन अ मुस्लिम फैमिली इफ द सिबलिंग विशेस टू एसोसिएट इन अ बिजनेस, तो उन्हें बेटा प्रॉपरली पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। एचयूएफ में आप कोई एग्रीमेंट फॉर्म नहीं करोगे, आप बाय बर्थ ही उसके मेंबर बन जाओगे। लेकिन अगर क्रिश्चियन एंड मुस्लिम को बिजनेस ऑपरेट करना है तो वो सोल प्रोप्राइटर पे ऑपरेट कराए, और वो चाहता है उनके फैमिली मेंबर पार्ट बने, तो उन्हें बाय बर्थ ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, आपको उन्हें एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो उनका टेक्निकली एचयूएफ तो फॉर्म ही नहीं हुआ, उनका क्या फॉर्म हुआ, पार्टनरशिप या LLP या कंपनी। बेटा वो ना इसमें ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, आपने इसका ना ट्री पढ़ा होगा। अब जैसे सन आ गया, डॉटर आ गई, लेकिन डॉटर का हस्बैंड, तो उसमें ना ट्री होता है पूरा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, वो 11th में BST में पढ़ाता हूँ मैं। हाँ वो 11th की BST में पढ़ाता हूँ मैं। बेटा वो ना बहुत कंडीशन होती है कि वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो नहीं, इन लॉज भी आ सकते हैं, मतलब उसमें ना कुछ कंडीशन होती है, लेकिन उसमें क्राइटेरिया होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का। ये कि जैसे मान लो वाइफ है, एक सन डॉटर है, और डॉटर ने मैरिज करके चली गई, अब मैरिज के बाद वो HUF का पार्ट रहेगी नहीं रहेगी, ये डिपेंड करता है कि आप वो अभी भी अपने फादर या ब्रदर से डिपेंडेंट है, मतलब पैसों वैसों के मामले में, या इंडिपेंडेंट है। तो उनमें कई सर्कमस्टांसेस पे आपके जो मदर साइड चलेगा, मेटरनल साइड चलेगा,
या कजन साइड चलेगा, वो डिपेंड करेगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे। तो ये ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, ये ट्री 11th में बीएसटी में बुक में है, अगर आपको देखना है आप देख सकते हो। फादर के ब्रदर है, उनके बच्चे, हाँ वो आएंगे वहां। मैं मैटरनल साइड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस, फैमिली पूल ऑफ, ये है मेरिट। सर क्या मेरिट? अरे बेटा सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल जो होता है ना, सोर्सेज जो रिसोर्सेज होते हैं होता है लिमिटेड, क्योंकि अकेले बंदे का है। लेकिन दुर्वांश भाई यहाँ तो बेटा मल्टीपल लोग हैं, जैसे चाचा ताऊ भाई बहन सब है, तो बेटा वो अपने अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटर के कंपैरेटिवली यहाँ रिसोर्सेज क्या होंगे? ज्यादा होंगे रिसोर्सेज। कैपिटल क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि बेटा बड़ा भाई भी पैसा लाएगा, छोटा भाई भी पैसा लाएगा। अच्छा, सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट, बेटा यहाँ पे क्या होती है? फैमिली इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर क्या होता है? ज्यादा, बेटा ज्यादा। अच्छा, सरकाज़म में बोल रहे हो? नहीं, हाँ वैसे तुम्हें अपने भाई बहन पे ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे बेटा, अगर मुझे किसी आउटसाइडर के साथ पार्टनरशिप करनी है और मेरे बड़े भैया के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो आंख बंद करके बड़े भैया के साथ पार्टनरशिप करूंगा। जैसे मेरे भैया जो है वो साइंस स्ट्रीम से मैथ्स पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अब कल को अगर मुझे इंस्टीट्यूट खोलना है तो साइंस स्ट्रीम हो रही, कॉमर्स स्ट्रीम मेरे, समझ रहे हो? आर्ट्स कौन पढ़ता है बेटा? आर्ट्स अगर पढ़नी पड़ रही है तो फिर बेटा आपका तो जीवन मतलब व्यर्थ है। हाँ हो सकता है, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा थोड़ा टेक्निकलिटी आती है, और आर्ट्स में आजकल इको वाला पार्ट आ रहा है, उसमें बच्चे मैथ्स में डर जाते हैं, स्टैट्स में, स्टैट्स वगैरह, हाँ वही। बाकी उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी में भाई टीचर क्या पढ़ाएगा आपको? तो रीड ही करना है, खुद ही कर लो। अच्छा, फैमिली मेंबर्स आर दी ऑटोमेटिक को ओनर्स, और सुनना वर्ड देखना, को पार्टनर्स, ये वर्ड सुना होगा आपने। फैमिली मेंबर ना ऑटोमेटिकली को ओनर्स बन जाते हैं। हाँ मैं अभी आएगा, करता भी आएगा उसमें, ठीक है। तो को पार्टनर्स होते हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिकली मेंबर बनते रहते हैं। अच्छा, डिसीजन मेकिंग कैसी होती है? क्विक। बेटा ये डिलिमिटेशन इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पे ना देखो, अब पॉइंट ये है कि कभी कभार ना अच्छी बात है फैमिली इन्वॉल्व करना, लेकिन कभी कभार ना ये अच्छा भी नहीं होता। अगर देखो जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपकी जो कमिंग जनरेशन है वो इतनी एफिशिएंट और सही नहीं है। जैसे धीरू भाई अंबानी है, उसके जो एक सन है मुकेश अंबानी, वो तो बड़े सही है, सॉर्टेड है। अनिल अंबानी जो उन्होंने करता करता बिजनेस डुबा दिया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको बिजनेस सक्सेशन में नहीं देना, लेकिन इसमें तो ऑटोमेटिकली बाय बर्थ दे दोगे। तो कई बार ये लिमिटेशन बन जाता है, क्योंकि ना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आप ना चाहते हुए बिजनेस जाएगा ही सक्सेशन पे, आपको ओनरशिप देनी ही पड़ेगी। अच्छी बात तो क्या है कि ओनरशिप अपने आप जाएगी, लेकिन अगर वो बंदा डिजर्विंग नहीं है तो तब भी तो चली जाएगी ना, वो फ्रस्ट्रेटिंग है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, पता है क्यों? ये मेरिट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? जो हेड ऑफ द फैमिली होता था, है ना, और उसकी डेथ के बाद जो अगला पर्सन हेड होता था, जैसे ग्रैंड फादर की बात कौन बनेगा? फादर। ऐसे शिफ्ट होता था। आई डोंट थिंक सो। ग्रैंड फादर सबसे बड़े जो ग्रैंड फादर के बाद अगर फादर पे सक्सेशन चला जाएगा, उसके भाई पे नहीं जाएगा। हाँ अगर फादर मल्टीपल है तो सबसे बड़े भाई पे जाएगा। जो हेड ऑफ द फैमिली वो टेक्निकली उस फैमिली चेन का, वो फैमिली चेन अलग से प्ले होगी। अरे बेटा अगर ग्रैंड फादर की डेथ हो गई तो फादर में भाई होंगे ना, फादर, बड़े पापा, छोटे पापा, ताऊ चाचा बोलते होंगे तुम्हारे में। हाँ हाँ, जनरेशन टू जनरेशन आएगा। जो ग्रैंड फादर का शिफ्ट है वो तो अलग फैमिली चेन बन गया ना। आपकी फैमिली चेन कैसे जाएगी? ग्रैंड फादर, फादर, सन। अच्छा, यहाँ पे क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन सिर्फ किसकी? बाकी मेंबर्स की क्या होती है? लिमिटेड। ठीक है, तो कर्ता भाई के लिए तो क्या हो गई? लिमिटेशन, क्योंकि कर्ता का तो भट्टा बैठेगा ना ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट बेटा गोइंग कंसर्न, इसके लिए लिमिटेशन है गोइंग कंसर्न। और सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, बेटा ये भी अगेन विल हो सकती है या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और जनरली क्या होता है यहाँ पे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो कॉमन फीचर है, बस आपको फीचर फीचर याद करने हैं। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है, पक्की बात? सिर्फ फीचर, स्टिकी स्टिकी नोट लगाना, सिर्फ फीचर, सिर्फ फीचर। अब आ जाओ अगला, क्या ही पढ़ाओ इस पे, पाप लगेगा पाप। पार्टनरशिप, हाँ हाँ जी। एक ना कहते हैं एक मेल होता है, देखिए वो मतलब नेक्स्ट सक्सेशन का ईयर होता है,
तो उसका एक बेटा होता है डाइवोर्स होता है, वो किसी डाइवोर्स वुमेन से किसके बच्चे होते हैं उससे शादी करता है, तो बच्चे इन्वॉल्व होंगे और उसकी बेटा ये लॉ वाले सर से पूछो, ये लॉ वाले सर से पूछो, आप हिंदू सक्सेशन एक्ट वो पढ़ाते हैं बेटा, ये मेरा कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है ये मुझे जो नॉलेज है मुझे इसलिए क्योंकि मैंने 11th को बीएससी पढ़ाया हुआ है, ये वाला पार्ट नहीं अब छोड़ो बिखरी है कैसी भी है। आ जाओ बेटा, आ जाओ यहाँ पे आओ पार्टनरशिप पे, अंडरलाइन करना भाई, इसको ना रीड दूंगा बस, ठीक है। अज्यूमिंग कि आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप होती है, यानी को ओनरशिप है, लेकिन वो किससे फॉर्म होती है, कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्म होती है। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who agree to share profit as well losses of a business, ये तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन आ गई। बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्या बोलते हैं इसे, म्यूचुअल एजेंसी, क्या बोलते हैं इसे। और ये तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, क्वेश्चन आता है इससे लॉ में। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला पॉइंट, क्या प्रॉफिट शेयरिंग होता है ट्रू टेस्ट। प्रॉफिट शेयरिंग जो है, प्रॉफिट म्यूचुअल एजेंसी इज दी कोर पॉइंट, और प्रॉफिट शेयरिंग तो प्राइमा फेसिस एविडेंस नहीं है, तो क्वेश्चन है ना। और कुछ हाँ 4-5 केसेस याद है आपको जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग हो रही थी, लेकिन मानते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। अगर आप किसी बिल्कुल वो 5-6 केसेस, इससे क्वेश्चन भी आया 4-5 केसेस। अच्छा आ जाओ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एसेंस ऑफ पार्टनरशिप, इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप का एसेंस क्या है, पार्टनरशिप डीड। इट में बी वर्बल और रिटर्न, कैसे भी हो सकता है। इट स्पेसिफाई द बेसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कैपिटल शेयरिंग एक्सेट्रा, प्रॉफिट शेयरिंग। ये द डीड में बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, किस एक्ट में गवर्न होती है बेटा। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दे कैन कॉल्ड अपॉन टू पे द पार्टनरशिप लाइबिलिटीज फ्रॉम देयर पर्सनल वेल्थ। बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है आप पर्सनली लाइबल हो, आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाएगी अगर लाइबिलिटी एक्सीड हो गई तो। अब बेटा ये वाले पॉइंट्स क्या पढ़ाओ, क्या फटाफट देखो। एग्रीमेंट है, टू और मोर पर्सन है, प्रॉफिट शेयरिंग है, बिजनेस ऑब्जेक्ट है, बिजनेस पर्पस के लिए होता है ना, और क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। गोइंग कंसर्न नहीं होता इसमें, सक्सेशन कैसे होगा, कह रहा है ओनरशिप इज नॉट इजीली ट्रांसफरेबल, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। आपको पता है सक्सेशन जैसा कुछ नहीं होता इसमें, इसमें अगर पार्टनर अगर तो बिजनेस एंड हो जाएगा। हाँ अगर आपको सक्सेशन नए पार्टनर लाने हैं तो आपको पूरा एडमिशन का प्रोसेस करना पड़ेगा जो सक्सेशन लगते हैं, और सेक्शन के साथ साथ आपको सारे पार्टनर की क्या लेनी पड़ेगी, पढ़ाया कुछ ने रीअलोक, इसे बोलते थे डिसोल्यूशन और री रेजोल्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन जो होता था 5 होते थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट था जब उसे निकाल देते थे यार, एक्सपल्जन। एक्सपल्जन से क्वेश्चन आता है, कौन नहीं पढ़ लेना। एचयूएफ में हाँ अगर देख ग्रैंडफादर है, उसके बिजनेस पे ऑपरेट करा है फादर, उसके बिजनेस पे ऑपरेट करा सन। अब अगर फादर ने अपना एक और बिजनेस स्टार्ट करा तो उसमें ग्रैंड फादर एज एचयूएफ नहीं आ सकते, उसमें आएंगे फादर, उनके सन और उनके ग्रैंड सन, 3 जनरेशन। और ये नीचे जाएगा, ऊपर रिवर्ट नहीं आ सकता। संचित भाई ने क्या बोला, संचित भाई ने बोला सर ग्रैंडफादर है, उन्होंने बिजनेस ऑपरेट करा, ग्रैंडफादर, फादर, सन, तीनों एक लाइन में आएंगे। लेकिन अब एक सेपरेट बिजनेस फादर ने ऑपरेट कर लिया तो बेटा अब एचयूएफ के लिए फादर, उसका सन, ग्रैंड सन, ये 3 जनरेशन अपने आप एडमिट हो जाएगी। फादर के बिजनेस पे ग्रैंड फादर एचयूएफ में एडमिट नहीं हो सकता। ओरिजिनल में तो तीनों है ना, अभी यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, हाँ वो उधर भी रहेगा और अपना अलग तो भी बनेगी। अबे मैक्सिमम बताइए ना, 3 तो मैक्सिमम है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ बेटा, लास्ट
सॉरी सेकंड लास्ट एलएलपी। क्या पढ़ाओ बेटा, क्या पढ़ाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। एलएलपी फटाफट पॉइंट पॉइंट मार्क करेंगे। है टाइम, चलो कोई नहीं यार, अगली कल वाली क्लास में कर देंगे कंप्लीट इसे। कल आ जाओ बेटा, ऑनलाइन ले लेना, कल आ जाओ। मुझे जल्दीबाजी नहीं करवानी, ऐसे नहीं करवाना कि यार टल्लेबाजी वाला काम कोई नहीं है, ठीक है? आराम से, कोई ऐसा सिनारियो नहीं कि जल्दी जल्दी खत्म करने का। आ जाओ फटाफट भाई, ठंड पाओ थोड़ी सी, आराम से बेटा, शांत रहोगे प्लीज आप। अब इसको खत्म करते हैं ना, अगली क्लास में फिर क्या बचेगा? बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन वाला पॉइंट और लास्ट डोमेन वाला, ये कंप्लीट करवाऊंगा। अब कल की एक सेपरेट और क्लास रखेंगे जिसमें हम ये वाला पार्ट भी करेंगे। अभी हाँ, कंपनी भी करवा रहा हूँ। आ जाओ पहले इधर, इधर आ जाओ पहले, फटाफट फटाफट जल्दी से। पहला, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या है बेटा? मैंडेटरली इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड। आपको बताओ, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, पार्टनरशिप का, लेकिन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। और किस एक्ट में? नलायक है बेटा, 2008 करो उसे, नलायक है। 8 हाँ नहीं बेटा, क्यों दिया भाई? एक बार बैक के क्वेश्चन चेक कर लेना इसके, अगर दिया होगा ना चेक करना, आंसर दिए कुछ दिया हुआ है ऐसा कुछ क्वेश्चन। क्या पागलपंती कर दी ना। आप 8 टिक करना, 8 टिक करना भाई, मत पढ़ो इसके चक्कर में। 2009 लिखा हुआ है, उसको काट के 8 कर लो बेटा प्लीज। अच्छा, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बेटा एमसीए जो है वो इसकी भी एपेक्स बॉडी है। आपको तो एमसीए कंपनी की भी एपेक्स बॉडी होती है और एलएलपी को भी एमसीए संभालती है। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस विद द रेगुलेशन दैट इम्पोज एलएलपी एक्ट प्रोवाइड, क्या होता है इसमें? एक डेजिग्नेटेड पार्टनर, याद है आपको? Thus LLP is has well designated partner। LLP जो है उसकी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन। बेटा फीचर क्या होते हैं? फीचर्स क्या क्या है? मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ, और ये होता है हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पता क्यों बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म? क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, लेकिन इसमें बेनिफिट है कंपनी के। इससे तो लॉ में क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, कहेगा एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन व्हाई। इसलिए क्योंकि ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, तो जब आप इसकी कंप्लायंस करते हो तो आपको कंपनी की कंप्लायंस नहीं करनी, आपको कंप्लायंस किसकी करनी है? पार्टनरशिप के लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे पार्टनरशिप के, लेकिन बेनिफिट किसके दे रहा है? जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे परपेचुअल सक्सेशन, सबसे बड़ा लिमिटेड लायबिलिटी। समझ रहे हो? तो आपको बॉडी मिल रही है पार्टनरशिप की और फीचर्स मिल रहे हैं कंपनी के, तो दोनों का हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब ना मिक्सचर, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज containing the feature of both corporate form as well as proprietary form of business organization. These two features do not have twin limitations of these traditional partnership like unlimited uncertainty going concern। ऐसे फीचर इसमें नहीं होते, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपका कंपैरिजन दिया, ये आपने लॉ में खुद पढ़ा हुआ है यार। एक साइड आपको दिया हुआ है क्या? एक साइड दिया हुआ है कंपैरिजन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, एक साइड दिया है मेरिट और लिमिटेशन ऑफ बोथ। यहाँ पे दिए फीचर्स, जैसे देखो लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, नो पर्सनल लाइबिलिटी एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। तो जो पहला कॉलम है वो है एलएलपी का, ऊपर लिख लो पहला कॉलम किसका है बेटा? पहला कॉलम है एलएलपी का, सेकंड कॉलम है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का। अबे पहला कॉलम वो है सबसे पहला वाला, कॉलम है किसका? ये है एलएलपी का कॉलम बेटा, ये है नॉर्मल इंडियन पार्टनरशिप का कॉलम, और ये दोनों के मेरिट और लिमिटेशन का एक कंपैरिजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसमें कैसे होती है? अनलिमिटेड। तो इसमें ये क्या हो गया? एलएलपी का मेरिट हो गया। एलएलपी हर चीज में मेरिट में ही चलती है, वैसे एलएलपी का मेरिट हो गया। अगला इनकॉर्पोरेशन क्या होता है बेटा? लेकिन यहाँ पे इट इज नॉट मैंडेटरी। अगेन एलएलपी में क्या गया? मेरिट आ गया, क्योंकि आपको पता है ना, अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करवाया तो आपको कुछ डीमेरिट मिलते हैं, शूट नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते, आपस में क्लेम सेटलमेंट नहीं कर सकते 500 रुपए से कम तक का।
हाँ बहुत सारी चीजें, तो एलएलपी में पंगे नहीं है। अगला बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यहाँ पे नहीं होती, अगेन ये मेरिट हो गया। यहाँ पे मिनिमम 2 एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। एलएलपी में कोई लिमिट नहीं होती ना, लेकिन आपको याद है पार्टनरशिप में तो होती है। मिनिमम 2, मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम कितनी होती है? 50 50 होती है। हाँ ठीक है ना, लिमिट में ध्यान रखना, चेंजेस आ गए अमेंडमेंट में। अगेन यहाँ पे एक मेरिट आ गया है। फिर आरओसी एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। मतलब एलएलपी का जो बॉडी होता है ना, जो उसको एडमिन करता है, वो आरओसी है जो कंपनी का होता है, और फर्म के लिए अलग से बॉडी है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो दोनों के डीमेरिट्स, दोनों के कंपैरिजन दिया हुआ है। यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, नहीं, कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका एलएलपी। और लास्ट बेटा आ जाइए, अच्छा ये भी है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एलएलपी में है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एलएलपी में है, क्योंकि भाई थोड़ी तो है, और पार्टनरशिप में ज्यादा, तो ये तो एक लिमिटेशन हो गया बेटा, मतलब लीगल कंप्लायंस। जैसे एलएलपी जो है ना, उसमें लॉज थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पार्टनरशिप में इतने लॉज स्ट्रिक्ट नहीं है, तो ये तो एलएलपी के लिए एक डीमेरिट है। और लास्ट, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज ओनली एजेंट ऑफ, लेकिन बेटा पार्टनरशिप में तो क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, सारे पार्टनर फर्म के एजेंट है, और फर्म के जो है वो प्रिंसिपल्स है, मतलब रिवर्ट चलता है। लेकिन एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, सारे पार्टनर फर्म के भी एजेंट है और अदर पार्टनर के भी एजेंट है, तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है, वहां पे एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। अब लास्ट एक पैराग्राफ और आ गया कंपनी का, इसको देख लो यार फटाफट। कंपनी, बड़ा कंपनी जो है वो क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, अंडरलाइन करो, हैविंग एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट मेंबर। सिमरन जी अंडरलाइन करो फटाफट। मतलब बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी है, एग्जिस्ट इन एज अ डिस्टिंक्ट नेम, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन नंबर, सब कुछ अलग होता है। अब यहाँ पे एक आ गया 1% कंपनी, बहुत फेमस है। ओपीसी जो है वो मोस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कंपनीज एक्ट में ही है। Yet it is being aided in a like catalyst in unleashing entrepreneurship spirit in India. Recall that we sole proprietor as ठीक है, कह रहा भाई देखो टेक्निकली सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी में बहुत सारा डिफरेंस है। इन एडिशन कंपनीज एक्ट, बेटा एक और होती है, स्मॉल कंपनी भी है, डोरमेंट कंपनी भी होती है, प्राइवेट पब्लिक भी होती है। अब ये मेरा काम नहीं है पढ़वाना यार, आपको याद है स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या होती है, जिसमें भैया स्मॉल कंपनी होती है सारी प्राइवेट कंपनी, जिसमें दो रिस्ट्रिक्शन होती है, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ का था, और टर्नओवर की लिमिट तुम्हें 20 की अब हुई है, पहले वो अलग थी, पहले अमेंडमेंट पहले थी, ठीक है ना, 440 हो गई। नहीं नहीं बेटा, अमेंडमेंट का तो मुझे पता नहीं, पहले मुझे बताया था, पहले पेड अप शेयर कैपिटल था आई गेस 20 लाख, और टर्नओवर था 2 करोड़। अब अभी क्योंकि लास्ट सेशन मैंने पढ़ाया नहीं है लॉ, तो मुझे अमेंडमेंट पता नहीं, पर मुझे इतना पता है अमेंडमेंट आई है इसमें, तो आप चेक कर लेना, जो भी सर ने लिखवाई होगी वो होगी। आपकी डेफिनेशन तो है नहीं समझ में। आप कहते डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट होती थी इनएक्टिव कंपनी, जो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए है, जिसका कोई डे टू डे पार्टिसिपेशन नहीं होता, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती। 2 करोड़ और 20 करोड़, हाँ, तो वो अभी की जो भी रिस्ट्रिक्शन देख लेना। फिर आपको याद है पब्लिक प्राइवेट, इसमें तो ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, पब्लिक कंपनी बताई थी जिसके पास 3 पावर होती है, जो पब्लिकली इशू कर सकती है, ट्रांसफरेबिलिटी होती है ना, और प्राइवेट में वो 3 पावर नहीं होती, बस वही है। इसके अलावा बस बीच में सेबी का पार्ट है, वो हमने कर रखा है ऑलरेडी। आपको पता है बेटा कंपनी के पास क्या होता है, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए एंड एमओ होता है चार्टर डॉक्यूमेंट, पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है। ए होता है इंटरनल असेसमेंट के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है इंटरनल पर्पसेस के लिए, ठीक है। प्रोस्पेक्टस वगैरह बताया आपने खुश ने बेटा, जब भी कंपनी पब्लिक शेयर इशू करती है पब्लिकली, तो वो ना डॉक्यूमेंट इशू करती है पहले एक, जिसमें वो सारा इन्फॉर्मेशन देती है प्रोस्पेक्टस का, इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए।
क्योंकि प्रोस्पेक्टस को रीड करके लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी में। उसमें लिखा होता है कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती। प्रोस्पेक्टस नहीं बेटा, कभी भी फॉल्स नहीं लेना, मैं तो बस बता रहा हूँ प्रोस्पेक्टस में कभी फॉल्स नहीं। क्यू तो बेटा बाद में करेंगे, पहले से भी आपकी लंका लगा देगा। बस फिर यहाँ पे देख लो, प्राइवेट कंपनी एक है, एक पब्लिक कंपनी है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, इसमें 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200। देखो नलायक, यहाँ पे लिमिट चाहिए, नो लिमिट। पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है। तुम्हारे कितने बताइए सर ने अमेंडमेंट में, प्राइवेट कंपनी के मेंबर में लिमिट 2 से कितनी है, 200 ही बताइए। ठीक है, पार्टनरशिप में चेंज हुई थी मतलब, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफर ऑफ राइट्स पे, यहाँ पे कोई फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। डायरेक्टर कितने होते हैं, 2, यहाँ पे कितने होते हैं, 3। ठीक है बस, कोई नहीं, बाकी छोड़ दो। कौन सा वाला, कहाँ पे बेटा, टेबल है जो 1 2, बेटा यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 2 है और 3 है, तो बताएगा कि भाई प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर ज्यादा चाहिए, उसमें कम से, तो कंपेयर का एक कंक्लूजन दे देगा। डेटा तो ये रहा, हाँ इस डेटा को कंपेयर करा हुआ यहाँ पे, वो कुछ नहीं है बस। आपको क्वेश्चन सुन लो भाई, सुन लो ध्यान से, मैं पहले बता रहा हूँ, ये रिस्ट्रिक्शन, ये लिमिट्स याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। संचित भाई, प्राइवेट कंपनी में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे, एलएलपी एक्ट की डेट क्या है, आपको मजाक लग रहा हो, आता है ये, समझ रहे हो। तो ये इसमें मस्तीबाजी मत देना, ये याद कर लेना सारी, और ये आपने लॉ में ऑलरेडी याद करी है। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। तो बेटा यहाँ पे आप ये सारा पार्ट जो है आज स्टिकी नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हम अगर स्टार्टिंग में आए तो बेटा हमने क्या डन कर लिया, हमने अपना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लिया, डन, 5 कर लिए हमने। अब हमें 2 पार्ट करने हैं, एक तो ह्यूमन एक्टिविटी और एक डोमेन ऑफ वीसी। ये भी बेटा हार्डली आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, तो कल हम आपकी क्लास रखेंगे सेपरेटली, और कल की क्लास में हम इसको निपटा देंगे। वेडनेसडे से आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी बेटा, और बस टॉपिक जो भी होंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू, जो जो सब अपने हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत। बस कंडीशन एक ही है, सुनो, रिवीजन जब स्टार्ट होगी ना, प्लीज पहले पढ़कर आइएगा। ऐसी रिवीजन मत रखना कि मुझे दोबारा बताना, एक्सप्लेन करना पड़े। आप अगर पहले से एक बार गो थ्रू करके आओगे ना, तो आपको पता होगा कि आपको कितना अच्छे से क्या आता है, और आपको किस चीज में डाउट है। तो जब आप डाउट वाला पार्ट बताओगे ना, तो मैं उसे आराम से अच्छे से समझा दूंगा, समझ रहे हो। दूसरी चीज, नोट्स की कॉपी लेकर आना पूरी, ठीक है, क्योंकि हम हार्डली नोट्स हमारे पास सारे अवेलेबल होंगे, तो हम फटाफट रीड करते रहेंगे। जहां पे कोई दिक्कत आएगी वहां पे मैं उठाऊंगा, प्रॉपर हैंड रिटन खुद बनाऊंगा, जैसे कर्व वर्व जो थे उनको, अदरवाइज बाकी तो नोट्स में है। ठीक है, तो आज मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट 60-70% डन कर लिया, थोड़ा बहुत बचा है, वो अगली क्लास में 1 घंटा लगा के कर लेंगे, कोई दिक्कत बेटा। चलिए, और आपको शायद फुल फ्लेज डेट शीट भी बता दी मैं सर ने, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बेटा देखो, बीसी इको के तो मैंने 2 टेस्ट ले लिए फुल फ्लेज, अब इको बीसी के सेपरेट नहीं होंगे, इको और बीसी के फुल फ्लेज टेस्ट होंगे। एक टेस्ट ले लिया है, एक टेस्ट अभी, बेटा क्यों दूंगा आपको, मैं लूंगा ना, एक टेस्ट अभी आपको बता दिया सर ने, उसके बाद हो सकता है एक टेस्ट और कंडक्ट हो, सबका नहीं होता मैं तो ले लूंगा, ठीक है ना। तो आपसे मिलते हैं बेटा कल, शेड्यूल आपको आज रात तक आ जाएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।